एक लड़की एक लड़के के ऊपर बैठी हुई सिगरेट पी रही होती है। तभी लड़का धीरे धीरे होश में आने लगता है और उसे थोड़ा चक्कर सा महसूस होता है। उस पर बैठी हुई औरत उसे ध्यान से देखने लगती है, फिर झुककर हंसते हुए कहती है कि लगता है आखिरकार वो जाग गया है। सदमे में लाल बालों वाला लड़का सोचता है कि वो कहाँ है और किस तरह की हालत में फंस गया है। डर के मारे वो तुरंत बिस्तर से कूद जाता है। उसका मजाक उड़ाते हुए लड़की पूछती है कि क्या उसके ड्रग का असर इतनी जल्दी खत्म हो गया, और ये भी कहती है कि उसने सुना है जागे हुए लोग ज्यादा दिलचस्प होते हैं। इसी पर लड़के को समझ आने लगता है कि क्या हो रहा है। उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। उसे याद आता है कि 300 साल पहले वो गलती से माउंट किन कुंग पर फेरी वर्ल्ड में घुस गया था और उसी पल से उसकी कल्टीवेशन यात्रा शुरू हो गई थी। इन 300 सालों में उसने बिना थके मेहनत की, रोज अभ्यास किया, ज्ञान हासिल किया और एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर बन गया। इसी समय उसे याद आता है कि जब वो अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचा था, हैरान होकर उसे एहसास होता है कि वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से इटर्नल रियल्म हासिल करने में नाकाम रहा, और उसे लगता है कि उसने स्पेस टाइम का कॉरिडोर खोल दिया, जिसकी वजह से वो 17 साल की उम्र में वापस अर्थ पर लौट आया। हालांकि वो अपने सामने खड़ी औरत को बिल्कुल नहीं पहचानता और न ही समझ पाता है कि वो उससे क्या चाहती है। शरारती मुस्कान के साथ वो उसे डियर कहकर बुलाती है और कहती है कि शर्माने की जरूरत नहीं है और वापस बिस्तर पर आ जाए। थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए लड़का अपनी रोब पहनता है और उसे समझाता है कि शायद उनके बीच कोई गलतफहमी हो गई है। फिर ये कहते हुए कि वो जा रहा है, अचानक खड़ा हो जाता है। खींच भरे लहजे में लड़की उससे उसके फैसले पर सवाल करती है। अपना नाम ये चांगशी बताती है और ऐलान करती है कि वो उसे जाने नहीं देगी, ये जोड़ते हुए कि उसे देख पाना ही उसके लिए एक आशीर्वाद है। उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए लड़का बस पीठ फेरकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन लड़की को उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। चालाकी से वो उस पर झपटती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि वो कितनी ताकतवर है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी उसके हाथों से किसी तरह की एनर्जी निकलने लगती है। उसी क्षण लड़की समझ जाती है कि वो असल में कौन है, और लाल बालों वाला लड़का नोटिस करता है कि इस शरीर में कोई एनर्जी नहीं है। एक पल में लड़की खुद से भी अजीब सी एनर्जी निकालती है जो लड़के को उछाल कर दूर फेंक देती है। साइड में देखते हुए उसकी नजर अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पर पड़ती है और वो तय करता है कि उसे जल्दी से निकलना होगा। वो अपनी यूनिफॉर्म उठाता है और भागने लगता है। अभी भी सिगरेट पीते हुए लड़की बस इतना पूछती है कि क्या ये दिलचस्प नहीं है, और कहती है कि शायद वो अभी के लिए बच निकल जाए। मुस्कुराते हुए वो सोचती है कि क्या उसे लगता है कि वो उससे भाग सकता है, और कहती है कि चुनकिंग उसका ग्रेट व्हाइट हॉर्स है, इसलिए वो उसे जाने नहीं देगी। इस वक्त लाल बालों वाला लड़का पहले ही बाहर होता है और शहर को देख रहा होता है। अचानक वो पूरी तरह होश में आ जाता है, ये याद करते हुए कि 300 साल बीत चुके हैं और वो आखिरकार अर्थ पर लौट आया है। फिर वो अपने पिता, माँ और भाई के बारे में सोचता है, आखिरकार वो उन्हें फिर से देख पाएगा। तभी वो एक औरत की आवाज सुनता है जो कह रही होती है कि वो आदमी सच में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और पूछती है कि क्या ये सिर्फ एक बैग ही तो नहीं है। फिर सोचती है कि इसके लिए रोने की क्या जरूरत है। बाहें मुड़कर वो औरत लड़के से कहती है कि उसे रोना नहीं चाहिए और आज वो ये उनके लिए खरीद देगी। काफी प्यार जताते हुए उसका बॉयफ्रेंड उसे गले लगाता है, उसे डियर कहता है और बोलता है कि वो बहुत दयालु है। ये सब देखकर लड़का थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। तभी कोई उसे साइड होने के लिए कहता है ताकि रास्ता ब्लॉक ना हो। चेहरा घुमाने पर लाल बालों वाला लड़का देखता है कि ये एक मस्कुलर औरत है जो 2 सीमेंट के बैग उठाए हुए है। अब औरतें किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम में लगी हुई दिखती हैं। हैरानी में वो सोचता है कि आखिर हुआ क्या है, और कहता है कि यहाँ के लोग उस समय से बहुत अलग हैं जब वो यहाँ से गया था। कुछ समय बाद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी में प्रोटैगनिस्ट एक किताब पढ़ रहा होता है और बताता है कि प्राचीन समय में स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड के दौरान एक डिजास्टर हुआ था जिसने औरतों की शारीरिक हालत बदल दी, जिससे वो ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा स्ट्रांग बन गए। इसी दौरान कोंगो नाम की एक औरत ने कन्फ्यूशियनिज्म बनाया, जो एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जो मर्दों से ज्यादा औरतों का सम्मान करता है। इस बदलाव की वजह से इंपीरियल पावर शिफ्ट हो गई। एम्परर ने अपना सिंहासन खो दिया और क्राउन प्रिंसेस को सौंप दिया। फिर 21वीं सदी में मॉडर्न बदलावों का असर सामने आया और इस तरह औरतों को मर्दों से ऊपर रखने की सोच और मजबूत हो गई। भले ही औरतों के ऊपर होने की छवि पहले से मौजूद थी, मसलन
जब कोई शादीशुदा मर्द तलाक लेने का फैसला करता है तो तलाक मर्द को ही माना जाता है। इसके अलावा इस दुनिया में औरत का मर्द का पीछा करना बिल्कुल नॉर्मल है। किताब बंद करते हुए लाल बालों वाला लड़का कहता है कि ये सब बिल्कुल बेतुका है कि औरतें मर्दों से श्रेष्ठ हैं और ऊपर से औरतें ही मर्दों से शादी करना चाहती हैं। वो बस इतना मानता है कि दुनिया ऐसी ही है और उसे ये भी नहीं पता कि क्या उसका अपना घर भी इसी नियम का पालन करता है। उसी समय उसका पिता कुछ सफाई कर रहा होता है, तभी उसे दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई देती है। सामने प्रोटैगनिस्ट होता है जो अपने पिता को फिर से देखकर हैरान रह जाता है। बिना कुछ सोचे वो उनके पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। उसके पिता, जिनका नाम ली यान तो है, कहते हैं कि उनके बेटे ने कहा था कि वो स्कूल जाएगा और बाद में घर लौटेगा। अचानक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के बाल सूंघने लगता है और सदमे में महसूस करता है कि उसके बेटे से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। वो तुरंत पूछता है कि क्या वो किसी औरत से मिला है। फिर कहता है कि उसने पहले ही अपने हैंडसम बेटे को चेतावनी दी थी कि बाहर जाना उसके लिए खतरनाक है, चाहे सिर्फ क्लासमेट ही क्यों न हो, उसे सतर्क रहना चाहिए। अखबार उठाते हुए वो 15 साल की एक लड़की की कहानी बताता है जो अपने क्लासमेट पर भरोसा करने की वजह से मुसीबत में फंस गई थी। फिर वो सवाल करता है कि ऐसा लड़का भविष्य में क्या करेगा। कुछ भी न समझते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि वो आखिर क्या कह रहा है। चिंता के साथ ली यान तो अपने बेटे से पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये कितना डरावना है। वो ये भी बताता है कि उसकी बहन पूरा दिन गेम खेलती रहती है। थर्ड रेट यूनिवर्सिटी से होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही और उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। बस लड़का ही बात बदलने की कोशिश करता है। लाल बालों वाला कहता है कि वो अपने पिता की बात समझता है और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो टॉपिक बदलते हुए पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है। आह भरते हुए आदमी कहता है कि उसकी माँ अभी भी दूसरों के साथ बिजनेस की बातें कर रही है और अब जब बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो हालात काफी मुश्किल हैं। इस सिचुएशन से बचना चाहते हुए लाल बालों वाला बस इतना कहता है कि खाने का समय हो गया है और वो अपनी बहन को बुला लेगा। बिना किसी डर के वो दरवाजा खोलता है। उसकी बहन जाग रही होती है और कंप्यूटर पर कुछ देख रही होती है। ये CH होती है जो स्ट्रीमर से कह रही होती है कि वो जल्दी से अपने कपड़े उतार दे। वो चैट में ढेर सारी एडल्ट बातें लिख रही होती है और उसके पास गीले टिश्यू का एक डिब्बा रखा होता है। इस भयानक नज़ारे को देखकर प्रोटैगनिस्ट बस शर्मिंदगी के साथ दरवाजा बंद कर देता है। पूरी तरह शर्मिंदा होकर वो सोचने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है और क्या कहीं ये सब एक सपना तो नहीं है। अचानक वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनकर लड़की घबरा जाती है और कुर्सी से उछलकर खड़ी हो जाती है। गुस्से में वो पूछने लगती है कि हुआ क्या है। उसी पल वो अपने कमरे से बाहर आती है, किसी तरह के कपड़े पहने हुए। रात को वो बाहें मोड़े खड़ी होती है। बहन साफ तौर पर बहुत परेशान होती है। जब वो उसे असहज देखती है तो वो टिप्पणी करता है कि अब खाने का समय हो गया है और पूछता है कि क्या वो कोई एडल्ट मूवी देख रही थी। मुस्कुराते हुए वो जवाब देती है कि अब वो सब काम का नहीं रहा, अब लाइव स्ट्रीम्स ज्यादा बेहतर होती हैं, और बताती है कि वो बस एक मस्कुलर लड़के को देख रही थी जो लोगों को एंटरटेन कर रहा था। हालांकि वो अपने भाई को चेतावनी भी देती है कि ये सब उसके जैसे लड़कों के लिए नहीं है। राहत महसूस करते हुए वो घर में घूमने लगती है और हल्की हल्की धुन गुनगुनाने लगती है। उसके जवाब से हैरान होकर प्रोटैगनिस्ट बस हंस देता है। दिन के अंत में उसकी बहन आती है और कहती है कि वो दोस्तों के साथ डिनर पर जा रही है और देर से लौटेगी। फिर वो अपने पिता से 1000 येन मांगती है। चिढ़कर बूढ़ा आदमी पूछता है कि इसका क्या मतलब है। उसकी बेटी तर्क देती है कि वो दोस्तों के साथ वक्त बिताने जा रही है। ये सुनकर पिता पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और उसे डांटता है। वो समझाता है कि पढ़ाई शुरू करना ज्यादा बेहतर है और जैसा कि उसके भाई ने कहा, अगर वो कम से कम आधी भी उसके जैसी अच्छी होती तो उन्हें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। पैसे हाथ में लेकर लड़की पूछती है कि उसे उसके जैसा क्यों बनना चाहिए और ताना मारती है कि वो हमेशा मैन का फायदा उठाता है। फिर वो चुप हो जाती है, ये कहते हुए कि शायद वो आगे चलकर किसी अमीर औरत से शादी भी कर ले। अलविदा कहते हुए वो बताती है कि वो जा रही है, जबकि उसका पिता उसे डांटता रहता है कि सारे पैसे मत उड़ा देना। हीरो बस अपने पिता से पूछता है कि क्या उसे ऐसे ही जाने देना ठीक है। सेब खाते हुए उसके पिता बताते हैं कि वो एक औरत है और वो उसे वैसे नहीं रोक सकते जैसे उसे रोकते हैं, क्योंकि औरतों को हमेशा काम करना और पैसे कमाने होते हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि उसकी बहन का रवैया अच्छा नहीं है। सदमे में लड़के को एहसास होता है कि ये दुनिया सच में उल्टी है। उसी वक्त उसकी माँ काम से घर लौटती है। उसे बहुत याद करते हुए वो दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेता है। हैरान होकर औरत पूछती है
कि क्या हुआ और ये भी पूछती है कि क्या उसके बेटे को पहले ही उसकी फ्रेंडशिप नहीं मिल गई। फिर वो उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देती है। टूटे मन से प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि पहले वो इंटरनेट कैफे में खेलने के लिए अपनी माँ को बहला-फुसलाकर 21 येन ले लिया करता था और अब वो पैसे ऐसे दे रही है जैसे कोई बात ही ना हो। पैसे लौटाते हुए वो अपनी माँ से कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। हंसते हुए औरत कहती है कि वो रख सकता है। वो जोड़ती है कि उनका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो नहीं चाहती कि इसका असर उस पर पड़े, खासकर उसकी पढ़ाई पर, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा गर्व है। बात बदलते हुए वो अपनी बेटी चूषा के बारे में पूछती है। अभी भी चिढ़े हुए उसके पति बताते हैं कि माँ को उससे बात करनी चाहिए और बताते हैं कि लड़की अभी अभी बाहर गई है। पानी का गिलास उठाते हुए औरत कहती है कि उसकी बेटी वक्त बर्बाद कर रही है और उसे ऐसे नहीं पाला गया था, लेकिन वो जल्द ही समझ जाएगी। थोड़ा लाल होते हुए उसका पति भी मान जाता है और कहता है कि वो सही है। ये सब देखकर प्रोटैगनिस्ट और भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि भले ही वो जानता है कि ये दुनिया उल्टी है, लेकिन अपने माता पिता को वैसा देखते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसी पल औरत अपने पति को गले लगाती है और कहती है कि वो सही है और मर्दों की जिंदगी आसान होती है। वो समझाती है कि औरतों के लिए जिंदगी कहीं ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उसे तब तक करने देना चाहिए जब तक वो खुद समझ न जाए। ये सब देखकर प्रोटैगनिस्ट को बहुत बुरा लगता है। कमरे से निकलते हुए वो ऐलान करता है कि वो अपने बेडरूम में जा रहा है। अपने कमरे में दाखिल होते ही वो देखता है कि कमरा काफी फेमिनिन स्टाइल में सजा हुआ है। कमरे में चलते हुए वो सोचता है कि क्या वाकई ये इस दुनिया में उसका कमरा है, इस दुनिया में जहां महिलाओं के अधिकारों को सबसे ऊपर रखा जाता है। परिवार हमेशा बेटियां चाहते हैं, सालों से यही नॉर्म रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में महिला और पुरुष आबादी के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है। नतीजतन देश में करोड़ों औरतें सिंगल रह जाती हैं। जो औरतें एक अच्छे मर्द से शादी करना चाहती हैं, उनके पास अपना घर और अच्छी कार होनी चाहिए, और जो मर्द हैंडसम होते हैं उनके पीछे औरतें खुद पड़ती हैं। इसी वक्त प्रोटैगनिस्ट आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपनी मेज के पास जाता है और ऐलान करता है कि अपने लुक्स के साथ वो कई औरतों के लिए एक शानदार कैच है। फिर वो अपनी दराज खोलता है और सस्पेंस खत्म करता है। अंदर उसे कई सील किए हुए लव लेटर्स मिलते हैं। हैरान होकर वो सोचता है कि वो सच में स्कूल का हार्ट थ्रॉब है, प्रेप स्कूल का सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला लड़का। बिस्तर पर लेटकर वो इसे एक श्राप मानता है और फैसला करता है कि उसे कल्टीवेशन करनी होगी और जितनी जल्दी हो सके इस दुनिया को छोड़ना होगा। मेडिटेशन करते हुए उसे एहसास होता है कि यहाँ की ऑरा बहुत रिच और स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसा है तो वो अपनी सारी ट्रेनिंग और वो स्किल्स भी वापस पा सकता है जो उसने अपने स्पेस-टाइम जर्नी के दौरान खो दी थी। वो ऐलान करता है कि उसे स्पेस-टाइम कॉरिडोर खोलना ही होगा ताकि वो अपनी असली दुनिया में लौट सके। बेताब होकर वो समझता है कि उसे इस रिवर्स वर्ल्ड से निकलना होगा और वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। कुछ वक्त बीतता है और घर में रात हो जाती है। गोल्डन फ्रीडम जाओ की प्रैक्टिस के बाद उसकी पांचों इंद्रियां और तेज हो जाती हैं। आत्मविश्वास से भरा वो इस दुनिया से भागने की कोशिश करने का फैसला करता है। वो घर के चारों तरफ मौजूद एनर्जी पर फोकस करता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता और माँ सो रहे हैं। फिर वो सोचता है कि उसकी बहन कहाँ है और क्या वो अभी तक लौटी नहीं है। हाथ चेहरे पर रखते हुए उसे याद आता है कि इस दुनिया में मर्दों और औरतों की भूमिकाएं उल्टी हैं, इसलिए किसी औरत का देर रात तक बाहर रहना हैरानी की बात नहीं है। फिर भी चिंता में वो अपनी बहन को कॉल करने का फैसला करता है। वो उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ से वो चीखते हुए कहती है कि उसकी बात सुने। फर्श पर घुटनों के बल बैठी दो औरतों द्वारा पकड़ी हुई वो बताती है कि वो मुसीबत में है। घबराया हुआ लड़का उससे पूछता है कि हुआ क्या। समझाते हुए वो कहती है कि उसके बिस्तर के नीचे एक काला बैग है जिसे उसे तुरंत लेकर आना होगा, क्योंकि वो हाई स्ट्रीट के क्रिसेंट बार में है। होस्ट का फोन लेकर एक नीले बालों वाली औरत लड़के से कहती है कि अगर वो चाहता है कि उसकी बहन सुरक्षित रहे तो उसे बैग रूम 302 में लेकर आना होगा। नफरत भरी नजर के साथ प्रोटैगनिस्ट बस इतना कहता है कि वो ऐसा करेगा। कुछ समय बीतता है और सुबह हो जाती है। लाल बालों वाला लड़का खिड़की से घर छोड़ने के लिए तैयार होता है और ऐलान करता है कि वो ये सब होने नहीं देगा। बिल्डिंग के किनारे से फिसलते हुए वो कहता है कि कोई भी उसके परिवार से पंगा नहीं ले सकता। अतीत में सीखी हुई स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगाता है और पल भर में क्रिसेंट बार के रूम 302 तक पहुंच जाता है। अंदर दाखिल होते ही वो अपनी बहन को उसके लिए चिल्लाते हुए देखता है। बिना किसी औपचारिकता के वो काला बैग सीधे मेज पर फेंक देता है और कहता है कि यही उनकी डिमांड थी, अब उसकी बहन को छोड़ दिया जाए। बाहें मोड़कर खड़ी बैंडिट लड़के से कहती है कि वो उसकी बात सुने और टिप्पणी करती है कि उसका चेहरा तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत है। पास आते हुए वो पूछती है
कि उसकी उम्र क्या है। वो झट से जवाब देता है कि ये उसका मामला नहीं है। उसके जवाब से चिढ़कर औरत साफ तौर पर नाराज हो जाती है। साइड में देखते हुए उसकी नजर काले बैग पर पड़ती है। पास जाकर वो उसे खोलती है और अंदर ढेर सारा पैसा देखती है। पूरी तरह सदमे में उसकी बहन पूछने लगती है कि बैग में पैसे कैसे हो सकते हैं। जो उसने सुना उस पर यकीन न करते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उसे सच में नहीं पता था कि बैग में पैसे हैं, और अंदाजा लगाता है कि ये कम से कम 1 मिलियन तो होंगे। घबराई हुई लड़की अपने भाई शू को पुकारती है और कहती है कि उसे सच में नहीं पता था कि बैग में पैसे हैं और शिया ने उससे बस थोड़ी देर के लिए इसे रखने को कहा था। बीच में टोकते हुए औरत उसे चुप रहने को कहती है और बोलती है कि उसे नहीं लगता कि उसमें उससे चोरी करने की हिम्मत है। फिर वो लिन पर आरोप लगाती है कि उसने उसकी जगह लेने की हिम्मत की और उसका पैसा तक चुरा लिया। पीछे मुड़कर वो लड़की से जाने को कहती है और चेतावनी देती है कि अपना मन बदलने से पहले चली जाए। नर्वस लड़की बस अपने भाई को गले लगाती है। जैसे ही वो जाने लगते हैं, नीले बालों वाली औरत उसे रुकने को कहती है। वो पूछती है कि किसने कहा कि उसका भाई भी जा सकता है। मीठी लेकिन ठंडी आवाज में लड़की सोचती है कि उसे पता था ये इतना आसान नहीं होगा। हंसते हुए नीले बालों वाली औरत कहती है कि उसका भाई हैंडसम और यंग है और वो उसके जाने से ठीक है, लेकिन उसे यहीं रहना होगा। चिढ़कर शिया कहती है कि वो उन्हें उसे छूने नहीं देगी। डरी हुई वो जीव से कहती है कि अपने भाई बहन को इन मामलों में मत घसीटो और जोर देकर कहती है कि उन्हें जाने दिया जाए। हंसते हुए औरत कहती है कि रहने वाली तो वही होनी चाहिए। शैतानी मुस्कान के साथ वो लड़की से कहती है कि वो आज़ाद है और जा सकती है, लेकिन उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना एक पल सोचे लड़की कहती है कि ठीक है, वो यही रहेगी। पीछे मुड़कर वो अपने भाई से कहती है कि वो पहले घर चला जाए और वो बाद में आ जाएगी। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि किसी मर्द के लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है और वो खुद सब संभाल लेगी। लड़की का हाथ उसके रास्ते से हटाते हुए जियो अपनी बहन से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसके पास कोई नैतिकता नहीं है। हाथ जेब में डाले आगे बढ़ते हुए वो शिया से पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो यहाँ रहे। दोनों एक दूसरे को पागलपन भरी मुस्कान के साथ घूरने लगते हैं। औरत उसे गाली देते हुए कहती है कि वो एक बदतमीज बच्चा है और पूछती है कि क्या वो मरना चाहता है। वो चेतावनी देती है कि वो उसे बिस्तर पर ले जाकर हर मुमकिन तरीके से टॉर्चर करेगी। बिना किसी और बातचीत के प्रोटैगनिस्ट सीधा उस औरत के चेहरे पर थप्पड़ मार देता है। पीछे उसकी बहन वेन सदमे में खड़ी होती है। बेहद गुस्से में जो उस पर घुसा मारने दौड़ता है, लेकिन वो पलटवार करता है और दोनों के बीच मुक्कों की अदला बदली होने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों पीछे हटते हैं और असली लड़ाई शुरू हो जाती है। मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये दिलचस्प है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि इस दुनिया की औरतों के पास भयानक पावर है। हाथ में चोट लगने के बाद जो बाकी औरतों को उस पर हमला करने का आदेश देता है। आत्मविश्वास से भरी जिया कहती है कि अगर कर सकती हैं तो हमला करें। बहुत ऊंची छलांग लगाकर वो एक अटैक से बच जाता है, फिर किसी तरह की फिजिकल स्किल का इस्तेमाल करता है जो एक बवंडर जैसी होती है। कुछ ही सेकंड में सब जमीन पर पड़े होते हैं। वो कहता है कि अब सब खत्म हो गया है और उन्हें चले जाना चाहिए। जैसे ही वो जाने लगते हैं, उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो लड़की हथियार ताने खड़ी होती है और कहती है कि अगर उन्होंने एक भी कदम बढ़ाया तो वो गोली चला देगी। फिर वो पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि वो गोलियों से तेज हैं। आगे बढ़ते हुए उसका भाई उससे ऐसा न करने को कहता है और बोलता है कि उसे अपने भाई को माफ कर देना चाहिए। अभी भी गुस्से में वो औरत उसे कोसते हुए कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जब वो भीख मांगेगा तब वो उसे यहीं मार देगी। हाथ में फोम पकड़े हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये सब वही चाहती है। उसी पल सिगरेट पीती हुई एक औरत हंसने लगती है और कहती है कि ये नज़ारा काफी दिलचस्प है। पास आते हुए वो पूछती है कि उसे बुलाया क्यों नहीं गया। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि ये वही एक सिनकिन है जिससे वो पहले मिला था। ये सोचकर वो घबरा जाता है और याद करता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था। जिज्ञासा से वो पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। हंसते हुए औरत बताती है कि ये जगह उसी की है। फिर वो श्याओं को बुलाती है और कहती है कि वो उसे संभाल लेगी और उसे जाने को कहती है। हैरान होकर जू उसे पागल बहन कहता है और पूछता है कि क्या वो नियम तोड़ना चाहती है। जानलेवा नजर से देखते हुए वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है। उसी पल वो अपने सिक्योरिटी को आदेश देती है कि उसे ले जाओ, उसके हाथ पैर काट दो और सड़क पर फेंक दो। ये सुनते ही नीले बालों वाली औरत जमीन पर गिर पड़ती है, कांपने लगती है और रोते हुए माफी मांगती है। दया दिखाते हुए वो औरत पीछे देखती है और कहती है कि सिर्फ एक हाथ और एक पैर काटना ही काफी है। मुस्कुराते हुए वो चू सिंह से कहती है कि ये उसका गिफ्ट है और पूछती है कि क्या उसे पसंद आया। हैरान होकर रू पूछता है कि क्या वो कुम पर दया कर रही है। हल्की नजर से वो कहती है कि हाँ,
क्योंकि वो पहला है जिसने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की है जो दूसरों से अलग है। हंसते हुए वो कहती है कि उसने पहले ही फैसला कर लिया है और लड़के को बताती है कि वो उसका 36वां बॉयफ्रेंड बनेगा। वो उसका हाथ झटक देता है, माफी मांगते हुए कहता है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है और वो खुद अपना ख्याल रख सकता है। शुइन बस सोचती है कि आखिर कौन किसी का 36वां बॉयफ्रेंड बनना चाहेगा। अजीब माहौल में लड़की कहती है कि वो बस एक साधारण आदमी है, छोटे शरीर वाला, और आसानी से जू की नाइट वुमन बन सकता है। उसका मजाक उड़ाते हुए प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा सोचती है और क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि अपनी ताकत की तुलना उससे करे। डरी हुई उसकी बहन फुसफुसाकर पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है और वो इतनी ताकतवर औरत से खुद की तुलना कैसे कर सकता है। ये सुनकर ये पूछती है कि क्या वो खुद को बहुत ज्यादा समझता है। बेखौफ जवाब देते हुए वो उसे चुनौती देता है और ऐलान करता है कि अगर वो जीत गया तो उसे परेशान करना बंद करना होगा। हैरान होकर वो पूछती है कि क्या वो भूल गया है कि वो एक मर्द है। शरारती मुस्कान के साथ वो पूछता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। तभी वो खुद को शेन की बताती है और दावा करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकती, लेकिन वो एक शर्त भी रखती है कि अगर वो जीत गई तो वो उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। बिना सोचे समझे लड़का मान जाता है। कुछ समय बाद दोनों एक स्टेज पर आमने सामने खड़े होते हैं। तीन औरतें इस द्वंद्व पर टिप्पणी करने लगती हैं और उनमें से एक कहती है कि अगर वो होती तो लड़के के साथ आखिर तक खेलती। उसकी सहेलियां हंसने लगती हैं। ये सब सुनकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इस दुनिया में औरतें सच में ताकतवर हैं और मर्दों को बेकार समझती हैं। मुस्कुराते हुए लड़की चू से कहती है कि वो उसे मर्दों और औरतों के बीच का विशाल अंतर समझाएगी जो आसमान और जमीन जितना बड़ा है। फिर वो आर्म रेसलिंग मैच शुरू करने का फैसला करते हैं। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ औरत किसी तरह की अलौकिक एनर्जी छोड़ने लगती है। जूझते हुए उसे एहसास होता है कि वो बहुत ताकतवर है और इस दुनिया की औरतें वाकई असाधारण हैं। लेकिन फिर वो अपना हाव भाव बदलते हुए ऐलान करता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। दूसरी तरफ वो उसकी इस बदलाव को नोटिस करती है और अगले ही पल वो आर्म रेसलिंग मैच में उसे हरा देता है। वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। मुकाबला खत्म होने के बाद वो उसे याद दिलाता है कि वो जीत गया है और उसे उनकी शर्त नहीं भूलनी चाहिए। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। चारों तरफ लोग जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करने लगते हैं। एक मर्द से हारने के बाद गुस्से में भरी एक गार्ड आगे बढ़ती है और कहती है कि वो उसके पीछे जाएगी, लेकिन उसे अपनी बॉस से एक जोरदार थप्पड़ मिलता है। गुस्से में वो कहती है कि चुप रहो और दावा करती है कि वो अभी हारी नहीं है। स्टेज से वो चूकिन को आवाज देती है और कहती है कि उसने उसे चौंका दिया, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके जैसा मर्द किसी औरत के पंखों की देखभाल करने के लिए ही पैदा होता है और उसका ऑफर अब भी कायम है। झोंझलाकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि मर्दों को औरतों से चिपके रहने की जरूरत क्यों है जब उनके पास हाथ पैर हैं और वो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। ये सुनकर एक औरत पूछती है कि कहीं उसका दिमाग तो खराब नहीं है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि प्राचीन काल से ही मर्दों का पीछा औरतें करती आई हैं और इस दुनिया के स्तंभ भी औरतें ही हैं। वो जोड़ती है कि समाज में बदलाव लाने वाली भी वही हैं। बालों को घुमाते हुए वो कहती है कि ये तो बच्चे भी जानते हैं। उसी पल एक औरत पूछती है कि उसके जैसे मर्द में आखिर खास क्या है और साहित्य में कितने पुरुष नायक हैं। वो नतीजा निकालती है कि समाज में औरतें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ते हुए वो पूछती है कि उसका क्या मतलब है। ऊपर की ओर इशारा करते हुए वो कहता है कि वो बस इतना जानता है कि मर्द लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए एक खूबसूरत औरत की गोद में आराम करना और मेहनत के बदले इनाम पाना यही मर्दों का रास्ता है। ये कहकर वो अपनी बहन के साथ वहां से चला जाता है। झुंझलाकर एक गार्ड मिस वू को आवाज देती है। उसकी बॉस पूछती है कि क्या उसे वो आदमी दिलचस्प नहीं लगा, ये कहते हुए कि वो उसी के टाइप का है और वो उसे जाने नहीं देगी। गार्ड फिर से मिस वू को बुलाती है और कहती है कि उन्हें उसे तुरंत लौटने की जरूरत है। इस पर वो जवाब देती है कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही बाहर आई है और अभी कैसे लौट सकती है। साथ ही कहती है कि उसे उस तरह से बुलाना बंद करें क्योंकि उसकी बहन अभी जिंदा होती है। कुछ देर बाद रात में शाह अपने भाई के साथ चल रही होती है और उससे पूछती है कि क्या वो इस बारे में उनके माता पिता को बताएगा। लड़का जवाब देता है कि हाँ बताएगा और उससे पूछता है कि अगर वो वहां नहीं होता तो वो क्या करती। बेहद चिढ़कर लड़की पूछती है कि क्या वो उसे धमका रहा है जो कुछ हुआ उसके लिए। थोड़ा रुककर सोचते हुए वो अब पूछती है
कि वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। फिर वो सवाल करती है कि क्या वो भविष्य में यिन से शादी नहीं कर सकती। ये कहते हुए कि वो शहर के एक बहुत ही अहम परिवार से ताल्लुक रखती है। वो निष्कर्ष निकालती है कि अगर उनकी शादी हो गई तो उसे फायदा ही होगा, और वैसे भी वो उससे बस कुछ साल ही बड़ी है। ये सब सुनकर लड़का पूरी तरह हताश हो जाता है। गुस्से से भरा वो उसे चुप रहने को कहता है और धमकी देता है कि अगर उसने एक शब्द और बोला तो वो उसे वापस उसी बार में भेज देगा। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट के घर पर वो मेडिटेशन करता है और सोचता है कि उसे अपनी पिछली पावर जितनी जल्दी हो सके वापस पानी होगी, क्योंकि उसकी मौजूदा ताकत काफी नहीं है। अभी तक उसकी ट्रेनिंग ने सिर्फ उसकी इंद्रियों को तेज किया है और उसकी दृष्टि बेहतर की है। इसी बीच उसकी बहन देख रही होती है और अधीर होकर अपने छोटे भाई से कहती है कि वो अब पैंट उतार दे। ये बात सुनकर, क्योंकि वो अपनी सेंसरी ट्रेनिंग इस्तेमाल कर रहा होता है, प्रोटैगनिस्ट हक्का बक्का रह जाता है। वो सोचता है कि ये चूषा तो ओरिजिनल वर्ल्ड में उसकी बहन से भी बदतर है। अगले दिन इम्मान हाई स्कूल में हीरो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहने क्लास के लिए तैयार होता है। पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। उलझन में वो सोचता है कि क्या ये उसका बेस्ट फ्रेंड लिंडोंग है। तभी उसका दोस्त पास आकर पूछता है कि वो कल क्या कर रहा था और उसने उसके कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। लड़का दूरी बना लेता है, कुछ भी न समझते हुए। उसका दोस्त पूछता है कि वो इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। हंसते हुए शू कहता है कि सब ठीक है और वो अब जा रहा है। चलते हुए वो सोचता है कि ये बारबी कभी उसका दोस्त नहीं हो सकती। क्लासरूम में वो परेशान महसूस करता है और कहता है कि वो इस दुनिया में अब और नहीं रह सकता। अचानक कोई उसके कंधे पर थपकी देता है। हैरान होकर वो साइड में देखता है। ये सोंगशी होती है, क्लास प्रेसिडेंट, जो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक महसूस नहीं कर रहा। अजीब सा महसूस करते हुए वो जवाब देता है कि वो ठीक है, बस ठीक से नाश्ता नहीं कर पाया और भूखा है। बहुत शर्माते हुए लड़की कहती है कि अगर वो चाहे तो उसके पास खाने के लिए कुछ है, और उसे याद दिलाती है कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करीब है, इसलिए उसे ठीक रहना चाहिए। पीछे से कोई चश्मा पहनी लड़की उससे सवाल करती है कि वो उससे बात करने की हिम्मत कैसे कर रही है और क्या उसे कोई दिक्कत है। ये चूंकि एक और क्लासमेट होती है, वो तुरंत लड़के के पास आकर पूछती है कि क्या उसने कल लव लेटर पढ़ा था। बिना सोचे समझे प्रोटैगनिस्ट उसके सीने पर घूंसा मार देता है और उसे पीछे हटने को कहता है। उसकी ताकत देखकर सब दंग रह जाते हैं। गुस्से में लड़की पूछती है कि वो खुद को समझता क्या है और कहती है कि वो सिर्फ एक मर्द है। फिर वो उसके चेहरे पर घूंसा मारने की तैयारी करती है, लेकिन तभी कोई बीच में आकर उन्हें तुरंत रुकने को कहता है। ये याओ होता है, चिंग का भाई। बुली उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जवाब में वो बस इतना कहता है कि वो चली जाए, इससे पहले कि उसका सब्र टूट जाए। भागते हुए बुली कहती है कि वो सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि वो वाइट चिंग का भाई है। फिर माँ चिंग का भाई चू से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है और पूछता है कि क्या उसके पास थोड़ा वक्त है। कुछ देर बाद दोनों स्कूल की छत पर होते हैं। माफी मांगते हुए माँ कहता है कि उसे कल के लिए बहुत अफसोस है और उसने अपनी बहन के साथ जो हुआ उसके बारे में सुना है। वो बताता है कि जब उसने किसी को उसे लेने भेजा था तब उसका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाया। फ्लैशबैक में प्रोटैगनिस्ट वे फैमिली हाउस के सामने खड़ा होता है। माँ अपनी बहन से लड़के को घर छोड़ने के लिए कहता है। कार के अंदर वो उसे पानी ऑफर करती है और कहती है कि उसके पास और कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसे प्यास लगी है तो वो यही पी ले। प्रोटैगनिस्ट बिना हिचक पी लेता है। उदास होकर माँ फिर से माफी मांगता है और कहता है कि अगर उसे पता होता कि उसकी बहन ऐसा करेगी तो वो उसे ड्राइव करने के लिए कभी नहीं कहता, लेकिन शू से भूल जाने को कहता है। उस पर ज्यादा मत सोचने और खुद को दोषी न मानने को कहता है। फिर सुझाव देता है कि क्लास खत्म होने के बाद वो वापस अंदर चले। क्लास के बाद सब निकलने लगते हैं। साइड में देखते हुए लड़का एक कार को अपनी तरफ आते हुए देखता है। ये याओ की बहन होती है जो उसे कार में बैठने को कहती है। शक में वो पूछता है कि वो ऐसा क्यों करे और सोचता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। मुस्कुराते हुए औरत बस उसे उसके परिवार के बारे में सोचने की चेतावनी देती है। मजबूर होकर वो कार में बैठ जाता है। लड़की कहती है कि उसे यही तरीका पसंद है और उसे हैंडसम कहकर बुलाती है। उसे चेतावनी देता है कि उसने उसके परिवार को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। रिवर्स कार्ड खेलते हुए लड़की कहती है कि शायद वो इसे धमकी के तौर पर नहीं कह रही थी, लेकिन हीरो जवाब देता है कि चाहे धमकी हो या न हो उसे इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अचानक वो कार में लटका हुआ किसी तरह का क्रिस्टल तोड़ देता है। लड़की के पास झुकते हुए वो कहता है
कि उसे समझना चाहिए कि उसे धमकाने की हिम्मत करने के क्या नतीजे होते हैं। घबराकर वो समझाती है कि ये कोई धमकी नहीं है और वो सच में उसकी बहन और माँ की मदद कर सकती है। वो जोड़ती है कि उसे पता है कि उसकी फैमिली कंपनी हाल ही में दिक्कतों से गुजर रही है। शैतानी मुस्कान के साथ लड़का पूछता है कि क्या उसे उस पर दया आ रही है। वो जवाब देती है कि वो ये सिर्फ एक बार कहेगी और बताती है कि वो उसका पीछा कर रही है। वो सुझाव देती है कि वो दोस्त के तौर पर शुरुआत करें और वो उसके परिवार के बिजनेस प्रॉब्लम संभाल लेगी। ये सुनकर चू पीछे हटता है और आराम से कहता है कि ठीक है, वो दोस्त बन सकते हैं। शक भरे लहजे में वो कहता है कि अगर यही उसका इरादा था तो उसे फिर से उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। चिढ़कर वो ये को तुरंत जाने को कहता है। कुछ देर बाद लड़की प्रोटैगनिस्ट को कॉल करती है और कहती है कि उसे उससे कुछ पूछना है। तीखी नजर से वो पूछती है कि क्या वो प्राचीन मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता है। हीरो तुरंत जवाब देता है कि नहीं। तब औरत कहती है कि उसे पता है कि वो अपनी ताकत के बारे में झूठ बोल रहा है और वो दूसरे मर्दों जैसा नहीं है। वो बताती है कि उसने उसके और उसके परिवार के बारे में जांच पड़ताल की है। वो निष्कर्ष निकालती है कि अगर वो पूछे भी तो वो जवाब नहीं देगा क्योंकि ये जरूर कोई सीक्रेट है। ये सुनकर हीरो चुप रहता है। तभी साइड में देखते हुए उसे एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। उसके पास बस सावधान चिल्लाने का ही वक्त होता है, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रक कार से सीधे टकरा जाता है। जोरदार टक्कर से जिस कार में प्रोटैगनिस्ट होता है वो हवा में उछल जाती है और सड़क पर उल्टी गिरती है। बुरी तरह घायल होकर वो पूछता है कि क्या शी ठीक है। इस दौरान उसने अपने शरीर को ढाल बनाकर उसे बचा लिया होता है। हैरान होकर उसे एहसास होता है कि वो जख्मी है। दृढ़ निश्चय के साथ शू लड़की को कमर से उठाता है और कार का दरवाजा तोड़ देता है। फिर वो कहता है कि उन्हें दोनों को कार से बाहर निकलना होगा। बाहर निकलते हुए उसे अपनी बाहों में उठाए हुए लड़की कहती है कि वो बहुत ज्यादा घायल है और उन्हें तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो क्या कह रही है और क्या उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। उसी पल कई लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये बेसबॉल बैट पकड़े औरतों का एक समूह होता है। आगे बढ़ते हुए उनकी लीडर पूछती है कि उन्होंने उसके मर्द को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की और ऐलान करती है कि वो उन सबको मार डालेगी। बिना किसी डायलॉग में गए वो सारी औरतें अचानक अटैक कर देती हैं। कुछ बेसबॉल बैट से, कुछ ग्लास बॉटल से और एक के हाथ में मेशी था और उसी पल वह लड़की जंप करती है और अपनी पावर से खुद को डिफेंड करने लगती है। तभी एक ग्रे हेयर वाली औरत उस लड़के की तरफ मेशी लेकर बढ़ती है, लेकिन वह लड़का मुट्ठी भींचते हुए सोचता है कि एक बार फिर उसे अंडर एस्टिमेट किया गया है और नेक्स्ट सेकंड वह उसके रिब्स पर एक डोमिनेटिंग पंच मारता है जिससे उसके हाथ से हथियार छूट जाता है और वह औरत दूर उड़कर ग्राउंड पर गिर जाती है, ऑलरेडी ऑफलाइन। और उसी टाइम वह बाकी 4 ठगों से एक साथ फाइट कर रहा होता है। सीरियस फेस के साथ प्रोटैगोनिस्ट अपने दुश्मन से मेशी उठाता है और शानचाई को घेर रही ग्रुप की तरफ चार्ज करता है। कुछ ही सेकंड में वह वहां पहुंच जाता है और एक ही ब्लो में 3 औरतों को हिट करता है, उन्हें हवा में उड़ा देता है। वेट अनटिल यू सी। बचे हुए 2 लोग शॉक में खड़े रह जाते हैं और तभी वह लड़की अपने पाम से उन दोनों को भी क्रश कर देती है। सारे अटैकर्स बिना ज्यादा एफर्ट के फिनिश हो जाते हैं। इससे खुश होकर ये प्रोटैगोनिस्ट से कहती है कि उसने कमाल कर दिया, लेकिन वह स्माइल करते हुए बोलता है कि यह तो कुछ भी नहीं था और कहता है कि अब वह बाकी सब हैंडल कर लेगी। उसकी कोलीग एग्री करती है और बोलती है कि वह किसी को कॉल कर देगी और मान लेती है कि अगर यह हीरो नहीं होता तो वह सीरियस ट्रबल में पड़ सकती थी। फिर वह पूछती है कि क्या वह सच में एक प्रेप स्कूल स्टूडेंट है। तभी चू कहता है कि अब आज रात वो लोग खाना नहीं खा सकते और सबको रिशेड्यूल करना पड़ेगा क्योंकि काफी लेट हो चुका है और उसके फादर भी वरी होंगे। तभी अचानक उस लड़की का फोन वाइब्रेट करता है। वह कॉल उठाती है और जैसे ही कुछ सेकंड सुनती है उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह कंफ्यूज और शॉक हो जाता है। हीरो पूछने ही वाला होता है कि क्या हुआ, लेकिन वह मुंह फेर कर कह देती है कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वह जोड़ती है कि किसी और की फैमिली मैटर्स एक प्रेप स्कूल स्टूडेंट को डील नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी वाई अचानक हीरो का हाथ पकड़ लेती है। कांपती हुई आवाज में और आंखों से टीयर्स गिरते हुए वह कहती है कि उसकी मदर पर अटैक हुआ है और वह अभी इसी वक्त घर पर सीरियसली इंजर्ड पड़ी है। सिचुएशन को सस्पिशियस समझते हुए चू कहता है कि अगर उसी टाइम वाई और उसकी मदर दोनों पर अटैक हुआ है तो यह कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। ट्विस्ट यह है कि जिमी का अंडरवर्ल्ड अब एक मेजर शिफ्ट फेस करने वाला है। डर से कांपती वाई बोलती है कि अगर
उसकी मदर को कुछ हो गया तो उसकी आंटी फैमिली कंट्रोल ले लेगी और उसे फैमिली से एक्सपेल कर दिया जाएगा। वह पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे शांत करते हुए हीरो बोलता है कि रोना बंद करो। वह उसके साथ जाएगा क्योंकि अब पूरा फैमिली उस पर डिपेंड करता है, मतलब उसे स्ट्रांग और फर्म रहना होगा। वह कहता है कि वह कम से कम उसका मोरल बूस्ट जरूर कर सकता है। लड़की हैरान होकर सोचती है कि यह सब अभी क्यों हो रहा है और वह कैसे किसी आदमी के फीलिंग्स पर ट्रस्ट कर सकती है, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट वह आगे बढ़ती है और हीरो को हक कर लेती है। कुछ देर बाद रात में डब्ल्यू फैमिली के घर पर सिक्योरिटी से घिरी हुई वह लड़की पहुंचती है और कहती है कि वह आखिरकार आ गई है। थोड़ी नर्वस होकर वह पूछती है कि अंदर क्या सिचुएशन है। एक औरत जवाब देती है कि हालत बहुत क्रिटिकल है और मिस मैंने ऑर्डर दिया है कि मैडम के अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। इससे इरिटेट होकर लड़की पूछती है कि यह औरत इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है। तभी प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि ये कौन है और शांची बताती है कि वह वही आंटी है जिसका उसकी मदर ने जिक्र किया था, जो सालों से फैमिली में रहकर दूसरी फैमिलीज के साथ स्कीम्स करती रहती है, लेकिन कभी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। गुस्से में लड़की हीरो से कहती है कि वह उसके साथ अंदर चले, लेकिन तभी एक गार्ड पूछता है कि यह लड़का कौन है और कहता है कि वह अंदर नहीं जा सकता। इस पर वाई भड़क जाती है और पूछती है कि वह उसके गेस्ट को कैसे मिसट्रीट कर सकता है और खुद को क्या समझता है। तभी हीरो इंटरवीन करता है और खुद को डॉक्टर बताता है और कहता है कि वह मिस वाई को चेक करने आया है। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि इस फेरी वर्ल्ड की हायरार्की में ऊपर जाना कितना लकी है। यह सुनकर वो औरतें हंसने लगती हैं और मजाक उड़ाती हैं कि क्या कोई आदमी सच में डॉक्टर हो सकता है, लेकिन हीरो शांति से कहता है कि उनमें से एक को सालों से रिप्रोडक्टिव नर्व और सिस्टम इन्फेक्शन है और दूसरी को मार्शल आर्ट्स की वजह से स्पाइन प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ली है। यह सुनकर ब्लू ईयर्ड औरत सोचती है कि तभी उसकी कोलीग इतनी दवाइयां लेती रहती है और पर्पल हेयर वाली मान लेती है कि वह भी पेट के दर्द की दवा लेती है। दोनों चुपचाप झुक जाती हैं और उसे अंदर जाने देती हैं। तभी मिस में वहां पहुंचती है और बोलती है कि अच्छा हुआ वह टाइम पर आ गई, वरना कौन जाने क्या हो जाता। उसके बगल में वाई खड़ी होती है। गुस्से से भरी हुई लड़की अपनी आंटी से कहती है कि वह अपनी मदर से बहुत प्यार करती है और उसे अभी उसी वक्त उनसे मिलना है, लेकिन वह औरत मॉकिंग स्माइल के साथ बोलती है कि यह यंग लेडी बहुत बदतमीज है और क्या उसे हायरार्की का रिस्पेक्ट करते हुए उसे आंटी नहीं बुलाना चाहिए। फिर वह उस लड़के की तरफ इशारा करके पूछती है कि वह इस स्ट्रेंज मैन को अंदर कैसे लाई और याद दिलाती है कि डब्ल्यू फैमिली में किसी भी मैन को एंटर करने की परमिशन नहीं है, लेकिन लड़की कहती है कि वही डॉक्टर है जिसे उसने कॉल किया है और वह दोनों को तुरंत अंदर जाने देने पर जोर देती है। इस पर वह बड़ी औरत सरप्राइज होकर बोलती है कि उसे लगा था कि यह बस कोई लड़का है जिसे कुछ दिन पहले घर लाया गया था। और फिर वह कहती है कि अगर कोई मैन डब्ल्यू फैमिली में एंटर करना चाहता है तो उसके पास स्पेशल स्किल्स होने चाहिए, वरना। वो औरत ठंडे एक्सप्रेशन के साथ बोलती है कि यह लड़का इस दरवाजे से तब तक पास नहीं होगा जब तक उसकी स्किल्स प्रूव ना हो। और फिर वह अपनी बेटी से कहती है कि इस मैन को टेस्ट करे। लड़की एग्री कर जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रही होती है कि अगर उसकी बेटी वेई चेन के आदमी से शादी कर लेती है तो वह फैमिली रूल्स तोड़कर उसे प्रोटेक्ट करेगी और तब उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तभी मीर उस लड़के को हैंडसम कहकर स्माइल देती है और बोलती है कि अगर वह जीत गई तो उसे एक प्रॉमिस करना होगा। वह शरारती स्माइल के साथ पूछता है कि क्या चाहिए और सस्पिशियस लुक में लड़की कहती है कि अगर वह जीती तो उसे उसके साथ एक नाइट स्पेंड करनी होगी। शांगी तुरंत इंटरवीन करती है और मीर को लिमिट में रहने को कहती है, लेकिन उसी पल हीरो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि सब ठीक है और फाइट स्टार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड कुछ तेजी से उसकी तरफ मूव करता है और जैसे ही वह फाइट में एंटर करती है वह अपनी नीज पर किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो इसे डिफेंड कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि वह बस उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और तभी वह काउंटर अटैक में लड़की के स्टमक पर एक डोमिनेटिंग पंच मारता है। उस ब्लो से वह लड़की पीछे की तरफ उड़ जाती है। उसकी मदर घबराकर उसका नाम चिल्लाती है और हीरो ठंडे टोन में पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है। बैकग्राउंड में आंटी गुस्से से उसे एनिमल कहती है और बोलती है कि यह सब बहुत खराब है, लेकिन लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ और मान लेती है कि उसी ने पहले उसे प्रोवोक किया था। शू मॉकिंग स्माइल के साथ उस औरत से कहता है कि अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि वह गारंटी नहीं दे सकता कि वह अब एक पेशेंट नहीं बन चुकी है। जाते वक्त वह औरत अपनी बेटी को बाहों में उठाकर उन्हें कोसती हुई चली जाती है और उसे बहुत क्रूर कहती है। कुछ देर बाद लड़की के घर के अंदर आंटी बेचैन होकर अपनी नीस का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही लड़की आती है वह उसे हग करती है और कहती है
कि वह आखिरकार वापस आ गई है। फिर शांति टॉपिक बदलते हुए पूछती है कि उसकी मदर कहाँ है और आंटी जवाब देती है कि वह ठीक है लेकिन उसकी इंजरी सीरियस है और अभी उसे ऑब्जर्वेशन में ही रखा जा सकता है। कन्वर्सेशन के बीच प्रोटैगोनिस्ट बोलता है कि अगर यह सब सच है तो अब और वेट नहीं किया जा सकता और शायद वह खुद इसमें हेल्प कर सकता है। यह सुनकर ब्लॉन्ड औरत कंफ्यूज होकर पूछती है कि यह लड़का आखिर है कौन, लेकिन वह सवाल इग्नोर करते हुए बस इतना कहता है कि उन सबको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। शांग-शी एक्सप्लेन करती है कि यह उसका फ्रेंड है जिस पर भी अटैक हुआ था, लेकिन वह लकी था कि उसके साथ था इसलिए बच गया और वह एक डॉक्टर भी है। फिर वो सब उस औरत के रूम में जाते हैं और लड़की अपनी मदर को हक करते हुए पूछती है कि क्या वह ठीक है। थोड़ी वीक आवाज में औरत पूछती है कि यह लड़का कौन है, तो वह कहती है कि यह डॉक्टर है और शांग-शी ने इसे उसकी केयर सौंपी है इसलिए इसे उसके वुंड्स चेक करने हैं। औरत हंसते हुए बोलती है कि उसे नहीं लगता कि वह कुछ कर पाएगा और फिर वह प्राइवेट में अपनी बेटी से बात करने के बहाने बाहर जाने लगती है। उसी टाइम लड़की की आंटी उसे बाहर जाने का इशारा करती है, लेकिन वाई अपनी मदर से कहती है कि उसे चेक करने देना चाहिए क्योंकि वह अमेजिंग है और अगर वह नहीं होता तो आज उसे सीरियस ट्रबल हो जाता। यह पहली बार था जब उसकी बेटी किसी मैन के बारे में पॉजिटिव बोल रही थी और यह सोचकर वह शॉक हो जाती है कि शायद यह बाकी सबसे अलग है। तभी हीरो सीरियस टोन में कहता है कि उस पर लेफ्ट साइड बैक पर हार्मफुल एनर्जी से अटैक हुआ था और वह काफी एनर्जी यूज करके उसे रेजिस्ट कर रही थी इसलिए वह बहुत वीक हो गई है। यह सुनकर औरत को एहसास होता है कि वह बिल्कुल सही है। शांत लेकिन सीरियस टोन में वह अपनी बेटी से बाहर जाने को कहती है क्योंकि वह लड़के से अकेले बात करना चाहती है। यह सुनकर लड़की थोड़ी नर्वस हो जाती है। अब हीरो उस इंजर्ड औरत के साथ अकेला होता है। इरिटेट होकर वह पूछती है कि क्या उसे लीफ फैमिली ने भेजा है और उसकी बेटी के बारे में उसका क्या इरादा है। लड़का कहता है कि वह लीफ फैमिली से नहीं है और वह खुद उसकी बेटी से पूछे कि वह उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। फिर वह बोलता है कि अगर उसने उसे नहीं बचाया होता तो वह ऑलरेडी ऑफलाइन हो चुकी होती। यह सुनकर औरत उसे ट्रस्ट करने लगती है और फिर अपना वुंड दिखाने के लिए अपने कपड़े हटाती है और चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो वह उसका टॉप फ्लोर उड़ा देगी। लड़का अंदर ही अंदर सोचता है कि उसे इतनी जल्दी अनड्रेस नहीं करना चाहिए था क्योंकि भले ही वह अंडर एज है लेकिन वह फिर भी एक मैन है। लेकिन जैसे ही वह उसकी बैक देखता है उसे कुछ अजीब दिखता है। वहाँ एक कर्स मार्क बना हुआ होता है। नर्वस होकर वह कहता है कि जिसने उस पर अटैक किया उसने उससे भी ज्यादा डैमेज कर दिया है जितना उसने सोचा था और भले ही वह अभी रेजिस्ट कर रही है लेकिन यह 5 दिन में उसके इंटरनल ऑर्गन्स डिलीट कर देगा। तभी ये फैमिली की हाउसकीपर पूछती है कि क्या वह कुछ कर सकता है। वह अपनी हथेलियां उसकी बैक पर रखता है और कहता है कि वह ट्राई करेगा। उसी पल वह एक तरह की हीलिंग मैजिक यूज करता है और कर्स मार्क उसकी हथेली में एब्जॉर्ब होने लगता है। उस दौरान औरत को दर्द महसूस होता है। फोकस्ड होकर हीरो अपनी बहुत सारी एनर्जी चैनल करता है और आखिर में थक कर कहता है कि उसका करंट लेवल अभी बस इतना ही हैंडल कर सकता है और वह पूरा कर्स एक साथ एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या होगा। इम्प्रेस होकर औरत पूछती है कि उसने यह कैसे किया और बोलती है कि इम्पोर्टेंट यह है कि वह अब बेहतर फील कर रही है। स्माइल करते हुए वह पूछती है कि क्या वह किसी तरह उसका थैंक्स चुका सकती है और क्या उसे कुछ चाहिए। फिर थोड़ी अजीब तरह से वह माफी मांगती है कि उसकी बेटी उसकी फ्रेंड है इसलिए उसने ऐसा किया। यह सुनकर औरत हंस पड़ती है और बोलती है कि ओह वो तो बस फ्रेंड्स हैं, वह यह भूल गई थी। कुछ देर बाद शांग-शी हीरो से कहती है कि वह इनक्रेडिबल है और उसे यकीन नहीं होता कि उसने उसकी मदर को इतना हील कर दिया। वाई उसे हक करते हुए कहती है कि उसे आज रात नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह उसे एक रिवॉर्ड देना चाहती है, लेकिन वह खुद को छुड़ाकर कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स को पता चला कि उसने किसी लड़की के घर रात बिताई तो वह पागल हो जाएंगे। गुड बाय कहते हुए वाई उसे हैंडसम बोलती है और याद दिलाती है कि टेम्पटेशन में मत गिरना। उसी वक्त हीरो अपनी हथेली देख रहा होता है जहां अभी भी कर्स एनर्जी मौजूद होती है। नर्वस होकर वह सोचता है कि यह कर्स वह अपने करंट लेवल से डिलीट नहीं कर सकता और फेरी वर्ल्ड में इसके लिए एक एलिक्सिर होता है। शायद इस वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट डे वह स्कूल की तरफ वॉक कर रहा होता है, तभी साइड में कुछ लड़के टैंक शान की तारीफ करते दिखते हैं। वह पर्पल हेयर वाली लड़की होती है जो अभी एक बास्केट बना चुकी होती है और प्रोटैगोनिस्ट पहचान जाता है कि यह वही लड़की है जो उसकी प्रिपरेटरी स्कूल की पहली लव थी। उसका दिल पिघलने लगता है लेकिन फिर उसे याद आता है कि इस वर्ल्ड में वह उसे जानती ही नहीं इसलिए वह खुद को रोक लेता है। तभी टैंग उसे रोक कर पूछती है कि क्या वो लोग पहले कभी मिले हैं। वह कहता है कि वो एक ही स्कूल में हैं तो शायद, लेकिन लड़की कहती है
कि वह यह नहीं कहना चाहती थी। उसे वही पुराना फील आता है कि वह हमेशा इन्वेस्टिगेट करती रहती है। फिर वह उसे बास्केटबॉल खेलने का इनवाइट देती है और कहती है कि वह उसे सिखाएगी। वह स्माइल करते हुए बॉल छीन लेता है और सजेस्ट करता है कि मैच खेलते हैं। वह चैलेंज देते हुए कहती है कि अगर वह जीती तो वह उसका बॉयफ्रेंड बनेगा और अगर वह जीता तो वह जो चाहे वह करेगी। सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि स्कूल की बेस्ट गर्ल अब सबसे टैलेंटेड बॉय से खेलेगी। टैंग फुल स्पीड में मूव करती है और एक 3 पॉइंटर स्कोर कर देती है। सब कहते हैं कि वह जीत जाएगी, लेकिन हीरो शांत होकर उसे फिर ट्राई करने को कहता है। वह दोबारा जंप करती है, लेकिन वह उसकी अटैक ब्लॉक कर देता है और फिर अपनी टर्न में एक इनसेन स्लैम डंक मारकर पॉइंट ले लेता है। शॉक टैंग उससे पूछती है कि अब वह उससे क्या चाहता है। वह पास जाकर उसका चेहरा छूते हुए पूछता है कि क्या वह उसके साथ रहना चाहती है। सारे लड़के जलने लगते हैं और टैंग शर्माते हुए बोलती है कि अगर वह उसके साथ रहना चाहता है तो उसे और भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। यह सुनकर वह सोचता है कि यह लड़की इतनी प्राउड कब से हो गई। कुछ देर बाद वह वाइट फैमिली के घर फिर से उस औरत को हील कर रहा होता है और सोचता है कि पिछली बार उसने उसकी हीलिंग से अपने प्योर ऑरा और स्पिरिचुअल बॉडी में 30% प्रोग्रेस कर ली थी। बाहर निकलते हुए शांगशी उससे पूछती है कि वह उसकी और उसकी मदर की लाइफ सेव कर चुका है तो वह क्या रिवॉर्ड चाहता है। उसके दिमाग में अजीब फैंटेसी आती है और वह एम्बेरस होकर बोलता है कि उसे सोचने का टाइम चाहिए। घर जाते हुए वह सोचता है कि नेक्स्ट ट्रीटमेंट में उसकी स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरह अवेकन हो सकती है। तभी एक पर्पल कार से एक एक्स्ट्रावेगेंट आदमी उतरता है और उससे पूछता है कि क्या वही कुख्यात चू किंग है जिसने टैंग शान को हरा दिया था। वह उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह खुद को हैंडसम समझता है। हीरो सोचता है कि क्या यह आदमी बेवकूफ है। वह गुस्से में आगे बढ़कर पूछता है कि क्या वह बहरा है और थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन हीरो उसकी कलाई पकड़कर उसे तुरंत इमोबिलाइज कर देता है। ली अपने सिक्योरिटी से चिल्लाकर कहता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और इस बास्टर्ड से उसे बचाए। उसी पल हीरो दोनों गार्ड्स को एक साथ किक से ऑफलाइन कर देता है और फिर ली का सिर पकड़कर उसे ग्राउंड पर स्लैम करता है। सीरियस का एक्सप्रेशन के साथ वह चेतावनी देता है कि नेक्स्ट टाइम। गुस्से में वह आदमी चिल्लाता है कि अगर उसे फाइट चाहिए तो ज्यादा लोग लेकर आए और ली फैमिली उसे यह सब करने नहीं देगी। वह हीरो को धमकाता है कि यान उसकी कभी नहीं होगी क्योंकि उसकी शादी उसी से होगी, लेकिन हीरो उसका फेस क्रश करते हुए बोलता है कि वह बहुत ज्यादा नॉइजी और एकदम न्यूसेंस है। उसे ऑफलाइन करने के बाद पर्पल हेयर वाले की तरफ बिना देखे शू अपने हाथ साफ करता हुआ चला जाता है और सोचता है कि क्या टैंग शियो के डिसीजन ने उसकी फैमिली को ट्रबल में डाल दिया है और वेली फैमिली से मैरिज अलायंस कैसे एग्री कर सकते हैं। इसलिए वह और डीप इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लेता है। उसे याद आता है कि शांगशी ने उसे रिवॉर्ड ऑफर किया था तो वह उससे एक फेवर मांगने का सोचता है और उसे मैसेज करता है कि उसे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर चाहिए। जवाब में वह उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है और बोलती है कि रख लो। यह देखकर हीरो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि शायद वह उसे गरीब समझ रही है, जबकि इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन खरीदने के लिए फंड सच में जरूरी होते हैं। फिर वह कॉल करता है और पूछता है कि क्या वह हाहा से बात कर रहा है, लेकिन सामने से लड़की बोल देती है कि अगर वह लव के लिए कॉल कर रहा है तो वह सस्ती नहीं है। कुछ देर बाद एक रेस्टोरेंट में हीरो ड्रिंक सिप करते हुए वेट कर रहा होता है और सोचता है कि वह इंफॉर्मेशन ब्रोकर उस पर ट्रस्ट कर सकती है या नहीं। तभी एक लड़की उसके शोल्डर पर टैप करती है। वह शेन हुआ होती है। 23 साल की शायली स्माइल करते हुए पूछती है कि उसे किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। हीरो शॉक हो जाता है कि यही वह लड़की है। वह हंसते हुए कहती है कि वही है और वह उसे बस हुआ कह सकता है। फिर वह पूछती है कि उसका टैंग शान से क्या रिलेशन है और बोलती है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है और उसे उसके साथ डेट पर चलना चाहिए। हंसते हुए हीरो कहता है कि वह इंफॉर्मेशन खरीदने आया है और टैंग शान की फैमिली के बारे में जानना चाहता है। लड़की सरप्राइज होकर पूछती है कि क्या वही टैंग जिससे उसने बास्केटबॉल मैच खेला था। हीरो सोचता है कि यह लड़की उसे स्टॉक कर रही है या क्या। वह पूछती है कि क्या वह उसे डेट कर सकती है, लेकिन हीरो से सीरियस होकर कहता है कि किसी और को ढूंढे और काम की बात करे। तब वह बताती है कि टैंग फैमिली एक पावरफुल कमर्शियल फैमिली है जिसकी अपनी कॉरपोरेशन है, लेकिन हाल ही में उनके इंडस्ट्रियल चैन में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए लीफ फैमिली ने मैरिज अलायंस प्रपोज किया है ताकि सपोर्ट मिल सके। यह सुनकर हीरो सोचता है कि टैंग शान ने अपनी पिछली लाइफ में यह सब उसे कभी नहीं बताया था, शायद उसे बर्डन नहीं देना चाहती थी। फिर वह पूछता है कि क्या टैंग फैमिली एलिक्सिर और एल्केमी से जुड़ी है। हुआ बताती है कि वे एक एल्केमिस्ट फैमिली हैं
और दो तरह की एल्केमी होती है, एक कॉमन एल्केमी जो इंटरनल पावर से बनती है और दूसरी स्पिरिचुअल एल्केमी जो मिस्टीरियस पावर से होती है। यह सुनकर हीरो शॉक हो जाता है कि इस वर्ल्ड में भी उसके जैसे लोग हैं। फिर वह बताती है कि सारी इंफॉर्मेशन की कीमत 1 लाख है, लेकिन वह उसे हैंडसम होने की वजह से 20% डिस्काउंट देगी। हीरो पूछता है कि क्या मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जैसी सीक्रेट डील्स की भी इंफॉर्मेशन है, तो वह बोलती है कि अगर वह उसके साथ डिनर पर जाएगा तो बताएगी। बाद में वे दोनों फूड स्टॉल के पास चलते हुए बैठते हैं और वह 20 पोर्क ब्रेस्ट और 4 कोल्ड बियर ऑर्डर करती है। हीरो हैरान होकर देखता है कि इस वर्ल्ड की औरतें भी ऐसे ही खाती हैं और उसे याद आता है कि यह वर्ल्ड उल्टा है। थोड़ी देर में हुआ नशे में रोते हुए बताती है कि जिस लड़के से वह प्यार करती थी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह गरीब है, भले ही वह सालों से उसे चाहती थी। वह कहती है कि भले ही वह फ्लैट चेस्टेड है लेकिन उसके पास छोटा घर है और वह वीडियो गेम्स खेलती है। वह पूछती है कि क्या वह किसी को डिजर्व नहीं करती, फिर ब्लश करते हुए उससे पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करता है। बाद में हीरो उसे अपनी बाहों में उठाकर घर ले जाता है और सोचता है कि यह ब्लॉन्ड सच में अपना ख्याल नहीं रख पाती। उसे बेड पर सुलाकर जब वह बाहर जाता है तो वह उसे रुकने को कहती है और फिर उसी पर सो जाती है। वह उसे कंबल ओढ़ाकर टेन फैमिली और शिन ऑक्शन हाउस की न्यूज पढ़ता है और सोचता है कि बिना पैसे किसी भी वर्ल्ड में सरवाइव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पास कुछ बहुत वैल्यूएबल है। कुछ दिन बाद वह रूफटॉप पर एनर्जी चैनल कर रहा होता है और सोचता है कि इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं हैं, इसलिए उसे खुद बनाने होंगे। उसी वक्त वाइट फैमिली के घर में वाई की मदर अपनी पावर रिकवर कर रही होती है और कहती है कि वह जल्दी बदला चुकाएगी। वह हीरो को ब्लेस करती है और कहती है कि उसे जब भी जरूरत हो वह उसकी मदद करेंगे। बाहर निकलते हुए शू सोचता है कि उसने मैडम यी का डिटॉक्स पूरा कर दिया है और उसकी स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो चुकी है। तभी शांगशी आकर उसे किस करती है और थैंक्स कहती है। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड उसे मीटिंग के लिए बुलाता है और जाते हुए वह कहती है कि अगली बार वह उसे पूरा गिफ्ट देगी। घर पर हीरो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करता है और सोचता है कि उसकी 100 साल पुरानी तलवार अभी भी उसके साथ है। अचानक उसकी बॉडी से मैसिव एनर्जी फूट पड़ती है और उसके शरीर पर एंशियंट मार्क्स उभर आते हैं। वह स्माइल करते हुए कहता है कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी आखिरकार रिवाइव हो चुकी है। कमरे में एंटर करते ही उसकी बहन अचानक सामने आ जाती है और एक्सक्लेम करती है कि यह कितना स्कैंडलस है। साथ ही पूछती है कि वह इस वक्त क्या कर रहा है। उसी पल प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि वह ट्रबल में है और वह फुर्ती से तलवार को उससे छुपा लेता है, लेकिन वह आधा अनविस्ट है, नर्वस है और साफ दिख रहा है कि कुछ छुपा रहा है। यह अनयूजुअल सीन देखकर लड़की बस दरवाजा बंद करती है और बाहर चली जाती है। जाते जाते कहती है कि वह अपना टाइम एंजॉय करे और उसकी प्राइवेट एक्टिविटी में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलती है। आयरनिकली लड़का समझ जाता है कि यह एक और मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस बिजार सिचुएशन के बाद वह कपड़े पहनता है और तलवार को नेकलेस की तरह पहन लेता है। फिर वह सोचता है कि अब ऑक्शन हाउस जाकर स्पिरिचुअल स्टोन की वैल्यू पता करनी चाहिए। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट अपने गोल को अचीव करने के लिए ऑक्शन हाउस एंटर करता है। वहां एक आदमी टाइम पूछता है और सवाल करता है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा। फिर बताता है कि ऑक्शन बंद है और कल आने को कहता है, लेकिन हीरो बस अपनी हथेली पर मैजिकल स्टोन दिखा देता है। अटेंडेंट पहले इसे येलो स्टोन कहकर टाल देता है मगर तुरंत समझ जाता है कि यह कुछ बहुत बड़ा है। शौक में वह कुर्सी से उठकर पास आता है और हाथ में लेकर देखता है स्टोन से जबरदस्त एनर्जी एमानेट हो रही है जो कल्टीवेशन में भी ऐड कर सकती है, यानी यह एक रेयर ट्रेजर है। वह खुद का इंट्रो देता है और ऑक्शन हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जवाब में हीरो भी अपना इंट्रो देता है। क्यूरियस होकर अटेंडेंट पूछता है कि उसके पास ऐसे कितने स्टोन्स हैं और इन्हें क्या कहते हैं। लड़का कहता है कि यह स्पिरिचुअल स्टोन है और इसका इफेक्ट वह पहले से जानता ही होगा। साथ ही रिवील करता है कि उसके पास टोटल 5 हैं। बिना देर किए आदमी हर स्टोन के लिए 2 लाख येन ऑफर करता है, यानी कुल 10 लाख येन। कुछ समय बाद हीरो शॉप से बाहर निकलता है और सोचता है कि डील वर्थ इट थी क्योंकि प्राइस उम्मीद से ज्यादा मिला। वह कंसिडर करता है कि अगर सब ठीक रहा तो वह एक सिग्निफिकेंट बिजनेस मोनोपोली एस्टैब्लिश कर सकता है और बस टाइम की बात है जब एक बड़ा स्टॉर्म मार्शल आर्ट्स ऑक्शन वर्ल्ड को एक्सेलरेट कर देगा। उसी वक्त उसे एक लड़की का मैसेज मिलता है जो रात में बार में मिलने के लिए इनवाइट करती है। साइड में देखते ही वह किसी मिस्टीरियस प्रेजेंस को नोटिस करता है। एक फिगर ट्रेंच कोट पहने हुए, हाथ में नाइफ। वह फिगर चार्ज करता है और डिफेंस में हीरो फॉरन स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। मैजिक एक्टिव होते ही वह नाइफ अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इम्प्रेस्ड होकर असैलेंट पीछे हटता है और सवाल करता है कि यह कैसी पावर है। हीरो बिना रुके काउंटर करता है
अपनी एनर्जी चार्ज करके आगे बढ़ता है और मैजिकल स्वॉर्ड से एक डिसाइसिव स्ट्राइक देता है। असेलेंट आसानी से डोमिनेट होकर ऑफलाइन हो जाता है। उसी पल बारिश गिरने लगती है। तलवार को उसके शोल्डर पर प्रेस करके स्टर्न गेज के साथ हीरो उससे पूछता है कि उसे किसने भेजा। डरे हुए आदमी कबूल करता है कि उसे हायर किया गया था और बताया गया था कि प्रोटेगनिस्ट वीक है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि वह झूठ था। यह सुनकर लड़का बस स्माइल करता है और बिना हिचकिचाहट उसे पूरी तरह फिनिश कर देता है। जाते जाते वह कहता है कि रिलैक्स करे, उसका कलेक्टर बाद में उसकी लिफलेस बॉडी ले जाएगा। सीन से दूर चलते हुए वह इरिटेट हो जाता है और एक फैमिली को एंड करने का डिसीजन लेता है। तभी उसकी छाती में अजीब पेन उठता है। दीवार का सहारा लेकर वह महसूस करता है कि उसका शरीर बहुत हॉट हो रहा है और पहली बार वह खुद को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा है। उसकी विजन डार्क होने लगती है। बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हुए वह सोचता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। कुछ वक्त बाद वह एक लड़की के घर की तरफ जाता है। उसकी हालत देखकर वह लगभग ड्रंक लगता है। बिना सोचे समझे वह उसे टाइट हक कर लेता है। एम्बेरस्ड होकर लड़की पूछती है कि वह क्या कर रहा है और जवाब में वह उसे किस कर देता है। दीवार के खिलाफ दोनों के बीच से एक पिंक एनर्जी रेडिएट होने लगती है। इसके बाद वह सॉरी कहता है और सोचता है कि आज उसे इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्यों फील हो रही है। क्या यह आज पहले किसी को ऑफलाइन करने की वजह से है? इसके बाद लड़की स्माइल करते हुए उसे एम्ब्रेस करती है और कहती है कि उसे सॉरी नहीं कहना चाहिए और खुद को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। और यही ट्विस्ट यह है कि दोनों के बीच एक इंटीमेट मोमेंट शेयर होता है जो आगे की स्टोरी के लिए एक बड़ा स्टॉर्म बनने वाला है। बाद में वह सोफे पर लेटा होता है और लड़की उसके ऊपर होती है। वह सोचता है कि वह इस दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हैं और अब उसके पास यह औरत है जो मुस्कुरा रही है। वह खुद से कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं बची, अब उसे इस पूरी दुनिया को कॉन्कर करना ही होगा। अगले दिन स्कूल में हीरो अपनी डेस्क पर सोता हुआ दिखता है। तभी एक लड़की क्लासरूम में एंटर करती है और पूछती है कि वह कहाँ है। अपना नाम सुनते ही प्रोटेगनिस्ट सिर उठाता है। पिंक हेयर वाली लड़की उसके पास आती है और कहती है कि उसे सोना नहीं चाहिए बल्कि उसके साथ लंच करना चाहिए। सरप्राइज होकर वह सोचता है कि इस दुनिया की लड़कियां इतनी बोल्ड क्यों हैं। तभी लड़की कुछ अजीब नोटिस करती है। पास आकर पूछती है कि उससे किसी दूसरी औरत की स्मेल क्यों आ रही है। इंटिमिडेट होकर वह अपनी सीट पर अजीब तरह से हिलता है। टॉपिक बदलते हुए लड़की पूछती है कि वह कहाँ खाना चाहता है। थोड़ी अजीब स्थिति में वह खड़ा होता है और कहता है कि वह रेडी है। अंदर ही अंदर वह रिलीव्ड होता है कि अच्छी बात है वह ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि उसने रात किसी और लड़की के साथ बिताई है तो वह बहुत एंग्री हो जाएगी और यह बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। कॉरिडोर में उसका दोस्त सोचता है कि क्या यह कोई सपना है, क्योंकि दो लड़कियां उसे लंच के लिए इनवाइट कर रही हैं। स्कूल से बाहर निकलते वक्त वह अब भी थोड़ा सस्पिशियस रहता है और पूछता है कि उसे अचानक क्यों इनवाइट किया गया। जवाब में वह बस कहती है कि वह उसके साथ खाना चाहती थी। क्यूरियस होकर वह पूछती है कि क्या वह अभी उसे हक कर सकती है। ठंडे दिमाग से वह सोचता है कि वह बिल्कुल भी शाय नहीं थी, तो इसमें कुछ खास नहीं है। अचानक वह उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे वह पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। उसकी रिएक्शन देखकर वह हंसता है और उसकी गाल पीच कर देता है, लेकिन लड़की इरिटेट होकर पीछे हटती है और पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। वह फिर हंसता है। साफ दिखता है कि वह खुश है। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके दिल में अचानक इतनी टेंडरनेस क्यों आ गई, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। बचपन से ही उसे हार्श माहौल में पाला गया था, लेकिन जब उसने उसे बास्केटबॉल कोर्ट पर देखा तो उसके दिल में अजीब से फीलिंग्स डेवलप हो गई। वह उसे अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मानने लगती है। उसे लगता है कि उसके साथ वह सेफ फील करती है। हाथ चेहरे पर लाते हुए वह शर्मिंदा हो जाती है कि वह ऐसी अजीब बातें क्यों सोच रही है। स्कूल के बाहर वे किसी रेस्टोरेंट में होते हैं। हीरो वेट्रेस को बुलाकर 2 बाउल नूडल्स ऑर्डर करता है, बिना धनिया लेकिन चिली और विनेगर के साथ। यह सुनकर लड़की हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसे कैसे पता कि उसे यही पसंद है। क्या वह उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सरप्राइज होकर वह पूछता है कि उसका चेहरा इतना रेड क्यों हो गया है। उसी वक्त 2 औरतें पास आती हैं और उन्हें ऑब्जर्व करने लगती हैं। लड़के को शक होता है और वह नोटिस करता है कि दोनों ने अपनी शर्ट के नीचे नाइफ छुपा रखी है। तभी बताया जाता है कि ऑर्डर रेडी है। लड़की खाना लेने उठती है और उसी पल उनमें से एक दूसरी को सिग्नल देती है। दोनों खड़ी होती हैं, नाइफ हाथ में लिए। चोटी वाली औरत पीछे से लड़की पर अटैक करने के लिए चार्ज करती है, लेकिन तभी उसके ऊपर नूडल्स का पूरा बाउल गिरता है। नूडल्स बहुत हॉट होते हैं
और हीरो खुद को जला बैठता है। दूसरी औरत हार नहीं मानती और लड़की पर जाती है, लेकिन हीरो बीच में आ जाता है और वह अटैक खुद पर ले लेता है जो लड़की के लिए था। यह देखकर लड़की शॉक में चली जाती है। इरिटेट होकर हीरो से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है और वह उस औरत को दूर फेंक देता है, लेकिन दूसरी अभी भी खड़ी रहती है। घबराकर लड़की कहती है कि वह भाग जाए क्योंकि टारगेट वही है, लेकिन वह साफ कहता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। वह चोटी वाली औरत की तरफ चार्ज करता है। वह किक से काउंटर करती है, लेकिन वह डॉज कर लेता है। गुस्से में वह अपनी सारी एनर्जी मुट्ठी में चैनल करता है और एक पावरफुल पंच मारता है जिससे वह दूर जा गिरती है। तभी शॉर्ट हेयर वाली पीछे से आकर पूरी ताकत से उसकी पीठ पर वार करती है। वह पलट कर देखता है, चेहरे पर डरावना एक्सप्रेशन होता है, लेकिन वह कहता है कि यह बस एक स्क्रैच है। फिर वह उसे भी हिट करता है और उसे भी दूर फेंक देता है। बैटल यहीं एंड हो जाती है। दोनों पूरी तरह डोमिनेट होकर सीरियसली इंजर्ड होती हैं। नर्वस होकर लड़की पूछती है कि क्या वह किसी एंशिएंट मार्शल आर्ट्स फैमिली से है। वह कहता है कि नहीं, यह सब एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है और वह बस एक ऑर्डिनरी इंसान है। उसका हाथ पकड़कर वह कहता है कि डिटेल्स बाद में बताएगा, फिलहाल उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यह जगह सेफ नहीं है और इन अटैकर्स को हैंडल करने के लिए उसकी फैमिली को कांटेक्ट करना चाहिए। रेस्टोरेंट के बाहर एक लड़की हीरो को सहारा देकर ले जा रही होती है। उसके शरीर पर सीरियस वुंड होता है। वह परेशान होकर हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, लेकिन वह स्माइल करके कहता है कि चिंता की जरूरत नहीं, वह यह छोटा वुंड खुद हील कर सकता है। सोचते हुए वह समझता है कि वे दोनों मीडियोकर असेसिन्स थी, फिर भी उसे हर्ट कर गई जैसे उन्होंने मैजिकल वेपन्स यूज किए हों। अगली बार उसे और केयरफुल रहना होगा। तभी लड़की कहती है कि लगता है उसने उसकी फैमिली के बारे में पहले से इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। क्यूरियस होकर वह पूछती है कि क्या किसी ने उसे हिट किया था और क्या वह डेंजर में है। कॉन्फिडेंस के साथ वह कहता है कि नहीं, वह ऐसे लोगों को अब भी हैंडल कर सकता है, तो चिंता की कोई बात नहीं। उसकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देखकर वह थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है और अजीब तरीके से पूछती है कि उसने उसे सेव क्यों किया। वह भी थोड़ा अनईजी होकर कहता है कि उसे खुद नहीं पता, क्योंकि वह यह नहीं बता सकता कि वह उसकी पिछली जिंदगी में उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर वह कहता है कि सच कहें तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह उसे बहुत लंबे समय से जानता हो, इतना कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि खुद को भी ऑफलाइन कर दे। यह सुनकर पर्पल हेयर वाली लड़की पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। वह आगे कहता है कि जब तक वह उस पर ट्रस्ट करती है, वह उसकी हर तरह से मदद करेगा। आखिर में वह कहता है कि उसे पता है कि उसकी फैमिली हाल ही में प्रॉब्लम से गुजर रही है। लड़की बताती है कि उसकी फैमिली मेडिकल एक्सपर्टीज के लिए फेमस है और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रियों से जुड़ी है। 1 महीने पहले उनकी फैमिली की एक अहम फार्मूला चोरी हो गई थी और उसी समय दूसरी फैमिलीज ने मिलकर उन्हें गेम से बाहर पुश करना शुरू कर दिया। वह रिवील करती है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है और पता चला है कि हर चीज के पीछे ली फैमिली ही है। यह सुनते ही प्रोटेगनिस्ट का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वह सोचता है कि एक बार फिर वही फैमिली न सिर्फ इस फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, बल्कि उन पर क्लोजली नजर भी रखे हुए है। उसे हैरानी होती है कि क्या उन्हें कंसीक्वेंसेस का डर नहीं है। वह लड़की के शोल्डर्स पकड़कर पूछता है कि अगर वह कहे कि वह उसकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो क्या वह उस पर भरोसा करेगी। इम्प्रेस्ड होकर वह पूछती है कि क्या वह सच में ऐसा कर सकता है। लड़की स्माइल करती है और कहती है कि सॉल्यूशन सिंपल है, बस एक नया रिफाइनमेंट फार्मूला बनाना होगा। लेकिन फिर वह खुद ही जोड़ती है कि कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि उनकी फैमिली के शहर में दर्जनों रिसर्च फैसिलिटीज हैं और फिर भी उन्हें कुछ ही फार्मूले डेवलप करने में 20 साल लग गए। प्रोटैगनिस्ट उसे चिंता न करने को कहता है और बोलता है कि इस बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। वह बताता है कि 2 दिन बाद लाइटनिंग होने वाली है और उसके बाद उसकी फैमिली उसे ओवरलुक करने लगेगी। वही सही वक्त होगा इस मैटर को डीपली डिस्कस करने का। अचानक उसकी छाती में फिर से पेन उठता है। चिंतित होकर लड़की पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ। उसी पल हीरो को याद आता है कि उसने किसी को EI से मार्क किया था और वह सोचता है कि क्या वह इतनी जल्दी फेड हो सकता है। गुड बाय कहते हुए वह बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और वह स्कूल वापस जाएगा। वह उससे कहता है कि उसकी तरफ से लिंडन को बोल दे कि वह टीचर से उसके लिए सॉरी कह दे। फिर वह ह्यू को कॉल करता है और बताता है कि लगता है कोई सीरियस ट्रबल में है और पूछता है कि क्या वे फोन ट्रैक करके लोकेशन कंप्यूटर पर भेज सकते हैं। वह जवाब देती है कि वह ट्राई करेगी और तुरंत भेज देगी। इसके बाद वह जू को कॉल करता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। अटेंडेंट पूछता है कि क्या उसके पास कोई वैल्यूएबल है। वह कहता है कि नहीं, उसे बस हेल्प चाहिए, एक कार की। आदमी पूछता है कि वह कहाँ है
और उसे पिक करने का वादा करता है। वह अपने क्लाइंट से एक्सक्यूज करता है कि कुछ अर्जेंट आ गया है और अनाउंस करता है कि आज के लिए ऑक्शन हाउस बंद रहेगा। कुछ देर बाद हीरो खुद को एक लैम्बोर्गिनी में पाता है। कार के अंदर वह देखता है कि लोकेशन चेंज हो गई है। वह ड्राइवर को दिखाकर कहता है कि उन्हें वहीं जाना होगा। अटेंडेंट उसे होल्ड ऑन करने को कहता है और किसी क्रेजी मैजिक की तरह कार को जबरदस्त तरीके से एक्सेलरेट करता है। उसी वक्त हीरो एक स्पेशल विजन यूज करता है जिससे वह ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकता है और उसे एक वैन के पीछे कोई बेहोश हालत में दिखता है। वह ड्राइवर को बताता है कि यही वह व्हीकल है जिसे रोकना है। कार आगे पोजीशन लेती है। वैन अचानक ब्रेक मारती है और दीवार से टकराकर क्रैश हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट कार से बाहर निकलकर सिचुएशन असेस करता है। वैन से 2 हथियारबंद आदमी बाहर आते हैं, बुरी तरह इंजर्ड। जैसे ही हीरो पास आता है वे अपने वेपन्स निकालकर जल्दी करने को चिल्लाते हैं और ब्लास्ट करते हैं, लेकिन हीरो उनसे तेज होता है। मैजिकल स्वॉर्ड के एक ही मूव में वह दोनों को ऑफलाइन कर देता है। फिर वह वैन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसका स्पाइड सेंस एक्टिव हो जाता है। एक मिस्टीरियस फिगर उसकी तरफ किसी तरह की लाइटनिंग छोड़ता है। वह मुश्किल से डॉज करता है, लेकिन वैन अप फ्लेम्स में घिर जाती है। उसी पल 2 आदमी सामने आते हैं जो किसी तरह के टाइम ट्रेवलर्स जैसे लगते हैं। हीरो समझ जाता है कि यह एबिलिटी नॉर्मल लोगों की नहीं है और उसे याद आता है कि इस दुनिया में उसके जैसे एंशिएंट मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर बहुत रेयर हैं। उनमें से एक कहता है कि लड़का अभी यंग है लेकिन टैलेंटेड है और उसे अपने कल्ट ज्वाइन करने का ऑफर देता है। जवाब में हीरो कहता है कि उसने उनके बारे में सुना है, लेकिन सवाल करता है कि उनका कल्ट ऐसे फेलियर्स क्यों पैदा करता है। इरिटेट होकर दूसरा आदमी अपने साथी से कहता है कि उसे इस लड़के से बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि इसे डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि इसने उनके मास्टर और उन्हें इंसल्ट किया है। शांत रहते हुए हीरो पूछता है कि इतने सुपरफिशियल लोग पहाड़ से नीचे उतरने की हिम्मत कैसे करते हैं और सुझाव देता है कि उन्हें वापस जाकर कुछ और साल ट्रेनिंग करनी चाहिए। यह सुनकर दोनों भाई सन्न रह जाते हैं। ग्रीन किमोनो वाला गुस्से से भर जाता है, अपना वेपन निकालकर चार्ज करता है और चिल्लाता है कि लड़का उसकी और उसके भाई की इंसल्ट कैसे कर सकता है और आज उसे सेंड टू द आफ्टर लाइफ करेगा। लेकिन हीरो अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से अटैक ब्लॉक कर देता है। वह पीछे हटता है और देखता है कि उसका वेपन क्रैक हो चुका है और भी एंग्री होकर वह पूछता है कि लड़के ने उसका वेपन कैसे डैमेज कर दिया। जवाब में हीरो ऑफेंसिव हो जाता है और कहता है कि वह इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेगा। उसकी स्टाफ और ज्यादा क्रैक होती है और कुछ ही पलों में पूरी तरह ब्रेक हो जाती है और ज्यादा एनर्जी यूज करके वह फिर चार्ज करता है, चिल्लाते हुए कि लड़के को डंजन जाना होगा। लेकिन मैजिकल स्वॉर्ड के एक मूव से हीरो से पूरी तरह डिसेबल कर देता है। उसका एक हाथ डिस्कनेक्ट हो जाता है। यह देखकर उसका भाई हॉरिफाइड हो जाता है। वह किसी तरह का ब्रश निकालकर पूछता है कि लड़के ने उसके भाई को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की और फिर एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है जो एक्सप्लोजन क्रिएट करने वाली होती है। लेकिन हीरो इंजर्ड भाई को होस्टेज बना लेता है। सैडिस्टिक लुक के साथ वह एक को साइड में फेंक देता है और बचे हुए भाई से कहता है कि अगर आगे बढ़ना है तो सही तरीके से बढ़े। वह कहता है कि पहाड़ से उतरकर किसी लड़की को किडनैप करना सही रास्ता नहीं है और सवाल करता है कि क्या यही इस दुनिया के टेस्ट हैं। ब्लू किमोनो वाला पूरी तरह बौखला जाता है और चिल्लाता है कि लड़का आज मरेगा। वह हवा में उछलकर अटैक करता है, लेकिन उसी पल हीरो उसके पीछे अपीयर होता है और पीछे से तलवार से वार करता है। शॉक में आदमी सोचता है कि यह कैसे मुमकिन है, जबकि वह खुद मानता है कि उनके मास्टर ने उन्हें धोखा दिया है। फाइट के बाद कई लोग फिल्म्स के पास जमीन पर पड़े होते हैं, पूरी तरह डोमिनेट होकर हार चुके। उसी वक्त हीरो को एहसास होता है कि वह अब भी जिंदा है। वह हल्के से उसके चेहरे पर थपकी देता है और कहता है कि उठो। लड़की आंखें खोलती है, इरिटेट होकर उसे घूरती है और पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। वह कहती है कि वे दोनों बहुत स्ट्रांग थे, वह उन्हें हरा नहीं पाई, इसलिए उसे भागना पड़ा। जवाब में हीरो बस उसके पास आता है, उसे हग करता है और कहता है कि चिंता मत करो, डरने की भी जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है। उसी वक्त वह नोटिस करती है कि चारों तरफ सब पहले ही डोमिनेट हो चुके हैं और जमीन पर पड़े हैं। पीछे हटे हुए प्रोटेगनिस्ट पूछता है कि क्या उसे पता है यह सब किसने किया। जवाब में वह कहती है कि उसे एक फीलिंग है कि इसके पीछे ली फैमिली का हाथ हो सकता है, क्योंकि दोनों फैमिलीज के बीच ऑफिशियली वार शुरू हो चुकी है। यह सुनकर हीरो सोचता है कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, ली फैमिली का मूव करना एक्सपेक्टेड था और शायद वे पहाड़ पर मौजूद टीएस के साथ मिलकर कुछ एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। वह आगे एक्सप्लेन करती है कि वे मास्टर्स नॉर्मल लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, ठीक वैसे ही जैसे जिन्होंने उसे पहले कैप्चर किया था। फिर वह कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वे एंशिएंट मार्शल आर्ट्स फैमिली से नहीं हैं,
क्योंकि अटैक के दौरान उनकी ब्रीदिंग तक चेंज नहीं हुई। यह सुनकर वह मानता है कि अब इन लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही कहता है कि उसकी फैमिली की मौजूदा सिचुएशन देखते हुए ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होना भी सही नहीं होगा। इरिटेट होकर वह जवाब देती है कि सिर्फ ली फैमिली ही नहीं बल्कि छोटी फैमिलीज और अलग अलग इंडिविजुअल्स भी आपस में क्लैश करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। धीरे धीरे सब कनेक्ट करते हुए हीरो पूछता है कि क्या यह सब एक ऑक्शन से जुड़ा है और क्या यही वजह है कि हाल ही में एंशियंट मार्शल आर्ट्स फैमिलीज इतनी एक्टिव हो गई हैं। वह सिर हिलाकर कहती है कि यह पॉसिबल है कि ली फैमिली को ऑक्शन से जुड़ी एडवांस इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, इसलिए वे दूसरी फैमिलीज पर अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को वही इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसीलिए वे प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पा रहे। वह उसे एक किस देती है और कहती है कि वह उसका लकी स्टार है। शर्माते हुए वह पूछती है कि क्या वह उसके साथ घर चल सकता है, क्योंकि उसे यह न्यूज बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करनी है और ऊपर से उसकी माँ भी उसे थैंक करने के लिए ढूंढ रही है। जवाब में वह बस उसके बाल हल्के से रफल करता है, स्माइल करता है और कहता है कि वह उसके साथ चलेगा। कुछ समय बाद रात में वाइफ फैमिली के घर पर आर्ट्स और लड़की की मां टेबल के चारों तरफ बैठी होती हैं। सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। स्माइल करते हुए महिला उसे बैठने के लिए कहती है, लेकिन तभी एक आंटी कहती है कि उसे 1 मिनट रुकना चाहिए। इससे पर्पल हेयर वाली लड़की की छोटी सी सेरेमनी थोड़ी अजीब हो जाती है। वह आंटी कमेंट करती है कि फैमिली सीक्रेट मीटिंग्स में आउटसाइडर्स की पार्टिसिपेशन इनएप्रोप्रिएट है और ऊपर से वह एक आदमी भी है। स्माइल बरकरार रखते हुए वह कहता है कि रिलैक्स करें, वह यहाँ काउंसिल ज्वाइन करने नहीं आया है और न ही किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए। अंदर ही अंदर महिला सोचती है कि वह केयरलेस हो गई थी और इस मौके पर उसकी शादी फाइनल करना चाहती थी, लेकिन अब यह पॉसिबल नहीं लग रहा। तभी वह एक मैजिकल स्टोन निकाल कर कहता है कि वह कोऑपरेशन के लिए आया है और स्टोन को उस आंटी की तरफ टॉस कर देता है। स्टोन को एग्जामिन करते हुए वह कहती है कि यह फेक नहीं लगती, जबकि उसकी बहन पूछती है कि यह है क्या। वह एक्सप्लेन करता है कि यह एक स्पिरिचुअल स्टोन है और अब वह अपने शरीर में इनर स्ट्रेंथ का फ्लो फील कर सकती है। स्टोन हाथ में लेते ही माँ को एनर्जी फील होती है, लेकिन वह इतनी स्ट्रांग होती है कि अपने शरीर से बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज कर देती है। कमरे की बाकी महिलाएं घबरा जाती हैं, मगर वह स्माइल करती है और पूछती है कि उसके पास ऐसे कितने स्टोन्स हैं और अगर प्राइस सही हुआ तो वह सब खरीदना चाहती है। जवाब में वह साफ करता है कि स्पिरिचुअल स्टोन डायरेक्टली सेल नहीं की जाती। एक आंटी इरिटेट होकर आरोप लगाती है कि लड़की और उसका दोस्त उनके साथ गेम खेल रहे हैं और उससे एक्सप्लेनेशन पूरा करने को कहती है। वह बताता है कि 2 दिन बाद आइटम का इवैल्यूएशन होगा और प्राइस ऑक्शन के रिजल्ट पर बेस्ड होगी। अगर वे इंटरेस्टेड हों तो डिस्काउंट पर खरीद सकती हैं। फिर वह बताता है कि वह एक और ऑफर लेकर आया है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग और एक एलिक्सिर जो शॉर्ट टाइम में कॉम्बैटिव इफेक्टिवनेस बूस्ट कर सकता है। यह सुनते ही सब इम्प्रेस्ड हो जाती हैं और कोई पूछती है कि कितना बूस्ट मिलेगा। वह जवाब देता है लगभग 30%। लड़की की मां पूछती है कि प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा और प्राइस क्या होगी। वह बताता है कि क्लोथिंग कुछ ही दिनों में बन सकती है और प्राइस वे खुद डिसाइड कर सकती हैं, जबकि एलिक्सर को लगभग 1 हफ्ता लगेगा और उसकी कीमत पहले बैच की डिलीवरी पर फाइनल होगी। शक के साथ एक आंटी पूछती है कि वह उनकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। वह सीधा जवाब देता है कि क्योंकि वह उसकी दोस्त है। यह सुनकर वह थोड़ी शर्मिंदा होती है, लेकिन अंदर से बहुत खुश भी। बाद में घर के बाहर दोनों साथ खड़े होते हैं। स्माइल करते हुए वह मानती है कि शुरू में वह उसके साथ बस मस्ती करना चाहती थी, लेकिन फिर वे दोस्त बन गए और उसने उसकी फैमिली की भी मदद की। स्माइल करते हुए वह सोचता है कि इस दुनिया में जिंदगी वाकई वर्थ इट रही है। वह खुद से कहता है कि ऑक्शन खत्म होने के बाद और उसकी फैमिली की मदद से वह जिम में अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर पाएगा। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंचता है और अपने माँ बाप को आवाज देता है, लेकिन तभी उसे एक अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस दिखती है। शू किरी की आंटी। लड़का उन्हें ग्रीट करता है और सोचता है कि यह सब क्या है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि दूसरे रिश्तेदार ऐसे सीधे घर आते हों बिना टाइम वेस्ट किए। वह महिला कहती है कि वह बहुत हैंडसम है और बताती है कि वह उसकी शादी फिक्स कराने आई है। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है और कहता है कि वह अभी सिर्फ 17 साल का है, एक माइनर है और अभी पढ़ाई कर रहा है। ऐसी बातें यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद ही करनी चाहिए। लेकिन बुजुर्ग महिला तंज कसते हुए कहती है कि कौन सा आदमी यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, यह तो पैसों की बर्बादी है। इरिटेट होकर वह याद करता है कि यह एक ऐसी दुनिया है
जहां औरतें मर्दों पर डोमिनेट करती हैं। टॉपिक बदलते हुए वह महिला उसकी माँ से पूछती है कि चू जायाओ कहाँ है। माँ जवाब देती है कि वह घर पर ही है, कुछ नहीं कर रही। यह सुनकर वह सोचता है कि उसकी बहन तो इस वक्त सो रही होगी। आंटी कमेंट करती है कि अफसोस है कि उनकी फैमिली की एजुकेशनल मेथड्स उसकी माँ जैसी नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे तो बहुत वेल मैनर्ड हैं। तभी पिता खड़े होते हैं और कहते हैं कि उन्हें थोड़ी बात करनी है और चाय बनाने की ऑफर करते हैं। पीछे मुड़कर लड़का नोटिस करता है कि उसके पिता कुछ उदास लग रहे हैं। गुस्से में वह कह देता है कि उस महिला ने बहुत कुछ बोल लिया है, यहाँ तक कि मजाक में उसे बोरे में भरने की बात भी करता है। यह सुनकर आंटी माँ से पूछती है कि उसने उसमें आखिर देखा ही क्या था और कहती है कि उसे ली फैमिली में शादी कर लेनी चाहिए थी। अचानक वह जोर से टेबल पर एक पाइप मारता है, जिससे दोनों औरतें चौंक जाती हैं। उसकी आंखों में खतरनाक चमक होती है, लेकिन वह तुरंत माफी मांगते हुए कहता है कि टेबल पर कोई कीड़ा था। आंटी कहती है कि उसे इस बार जवाब चाहिए, वरना नतीजे भुगतने होंगे। जाते जाते वह कहती है कि वह स्कूल का अपना आखिरी साल एंजॉय करे और इशारा करती है कि उसकी शादी अब दूर नहीं। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि उसे उसकी बात क्यों सुननी चाहिए। जवाब में वह कहती है कि उसकी फैमिली एक अमीर औरत से उसकी शादी कराकर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधारना चाहती है। बाहें क्रॉस करके वह सरकास्टिक तरीके से माफी मांगता है और कहता है कि वह खुद को इतनी आसानी से नहीं बेचता। फिर ताना मारते हुए पूछता है कि अगर वह इतनी अमीर है तो एक टांग के कितने पैसे दे सकती है। गुस्से में आंटी अपनी बहन से कहती है कि लड़के को हॉस्पिटल ले जाओ, यह साफ तौर पर ठीक नहीं है। इरिटेट होकर वह कमरा छोड़ देता है और अपने बेडरूम में खुद को आइसोलेट कर लेता है। अंदर जाकर वह शनी को कॉल करता है और कहता है कि उसे कुछ डिस्कस करना है। कुछ समय बाद वही बुजुर्ग महिला दो ऐसे आदमियों के साथ होती है जो एडल्ट एंटरटेनमेंट बिजनेस से जुड़े होते हैं। उनमें से एक पूछता है कि प्लान सिर्फ औरत की टांग काटने का है क्या। जवाब में कहा जाता है कि एक किडनी भी ले लेनी चाहिए। उसी दौरान लड़का अपने पावर से स्टोन्स को हवा में लेविटेट कर रहा होता है। एक स्टोन उसके हाथ में चमकदार ऑरा से घिरा होता है। वह सोचता है कि जिम की सिचुएशन अभी स्टेबल है, भले ही फैमिली इश्यूज बाकी हों, लेकिन कम से कम उसके पास वक्त है कि वह अपने चाहने वालों की प्रोटेक्शन के लिए मैजिकल आर्टिफैक्ट्स बना सके। अचानक वह स्टोन ट्रांसफॉर्म होकर एक स्टिलेटो बन जाता है जो एक ग्रीन स्टोन की तरफ बढ़ता है। जोरदार चमक के साथ वह स्टिलेटो दूर उछल जाता है। वह सोचता है कि द्रव से मिला मटेरियल बुरा नहीं है, वह प्रोटेक्टिव तलवारों का पूरा आर्सेनल स्टोर कर सकता है जो यूजर के खतरे में होने पर अलर्ट भी देंगी। डाइनिंग रूम में फैमिली साथ बैठकर खाना खा रही होती है। पिता कहते हैं कि उसे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। थोड़ी चुप्पी के बाद वह जवाब देता है कि पिता को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह हमेशा अपने माता पिता की मदद के लिए रहेगा। पिता कहते हैं कि पैसे से ज्यादा हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वह सहमति में सिर हिलाता है और बताता है कि उसने कुछ बनाया है। वह टेबल पर अपने पिता और बहन के लिए जेड नेकलेस रख देता है। दोनों कंफ्यूज होकर उन्हें पकड़ते हैं। पिता पूछते हैं कि उसने यह मटेरियल कहाँ से लिया और छूते ही इतना अच्छा क्यों लग रहा है। वह बताता है कि वह इसे टेम्पल से लाया है और शायद इसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स होंगे। स्कूल में क्लास के दौरान वह नोटिस करता है कि मैजिकल आर्टिफैक्ट्स बनाने की वजह से उसका मॉर्टल बॉडी थकान हैंडल नहीं कर पा रहा। उसके पीछे बैठी नीली आंखों वाली लड़की उसे क्लास में सोने से मना करती है, लेकिन टीचर के पास आते ही चुप हो जाती है। टीचर सख्ती से उसके डेस्क पर टैप करती है और कहती है कि अगर वह आराम कर चुका है तो बोर्ड पर एक्सरसाइज सॉल्व करे। उसने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जान ने उसे पहले कुछ ऐसा सिखाया था। कॉन्फिडेंस के साथ वह बोर्ड पर लिखना शुरू करता है। काम खत्म करके वह चौक रख देता है और कहता है कि हो गया। टीचर हैरान रह जाती है कि जो लड़का हमेशा क्लास में सोता रहता था वह इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर गया। फिर भी वह कहती है कि भले ही उसे सब आता हो, क्लास में सोना अलाउड नहीं है। वह सोचता है कि पूरी जिंदगी वह एक पैथेटिक स्टूडेंट रहा है और टीचर्स ने उसे कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया था। टीचर सजेस्ट करती है कि वह क्लास रिप्रेजेंटेटिव बने। वह प्रोटेस्ट करना चाहता है, लेकिन वह अपनी डेस्क पर झुका पड़ा होता है। तभी वह अपनी पावर्स यूज करता है और उस अम्यूलेट के बारे में सोचता है जिसका वादा उसने अपनी फैमिली से किया था। उसे रियलाइज होता है कि अब उसे वह बनाना ही पड़ेगा। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार बन जाती है। उसे याद आता है कि मैजिकल अम्यूलेट्स अटैक्स को ब्लॉक कर सकते हैं और वह अंदाजा लगाता है
कि इसकी कीमत कम से कम 30,000 येन या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तभी एक चबी लड़का उसके कंधे पर टैप करता है और उसे खाने चलने के लिए इनवाइट करता है। उसी पल जो छोटा सा अम्यूलेट चूसिंग बना रहा था वह अचानक एक्सप्लोड हो जाता है। उसका दोस्त पूछता है कि वह क्लासरूम में आग से कैसे खेल सकता है। चिन का छोटा हथियार अब एक चार्ज स्वॉर्ड में बदल जाता है। वह उसे अपने दोस्त को थमाते हुए कहता है कि इसके साथ तुम सेफ रहोगे, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जिस लड़के ने पहले उसके कंधे पर टैप किया था वह बताता है कि उसे कोई शक नहीं है कि चू सिंह उसका बेस्ट फ्रेंड है और वह भी उसे कुछ देना चाहता है। वह अपने हाथ में आधी खाली सोडा की बोतल उठाता है। प्रोटैगनिस्ट को गुस्सा आता है क्योंकि सोडा पहले से आधी पी हुई होती है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि वह उसे कुछ बताना चाहता है। कुछ दिनों में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है और वह पूछता है कि क्या चू सिंह पार्टिसिपेट करेगा, खासकर तब जब उसने स्कूल के नंबर 1 को बास्केटबॉल में क्रश कर दिया था। ब्राउन हेयर्ड लड़का कहता है कि वह पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसका दोस्त बोलता है कि मैच का वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है और लोग उसे फोर्स करेंगे खेलने के लिए। फिर वह पूछता है कि क्या चू सिंह अपने लास्ट स्पोर्ट्स ईयर में कुछ मेमोरीज नहीं बनाना चाहता। आयरनिकली चू चिन सोचता है कि उसका दोस्त सही है क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। वह डिसीजन लेता है कि इस बार वह फेस्टिवल अटेंड करेगा। चबी लड़का खुश हो जाता है क्योंकि अब वह खाने जा सकता है। ब्राउन हेयर्ड लड़का पूछता है कि क्या वह इस पर बेटिंग कर रहा था, लेकिन उसका दोस्त इसे डिनाई कर देता है। तभी एक लड़की क्लासरूम में एंटर करती है। उसके बाल पीच कलर के होते हैं। बाकी स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि क्या वह लिन युआन है, स्कूल की स्टार जो पियानो भी बजाती है और सिंगिंग भी करती है। वह चू चिंग के पास आती है और कहती है कि उन्हें मिले काफी टाइम हो गया है। लिन युआन कहती है कि टैन जेन को हराने के बाद वह स्कूल का सेलिब्रिटी बन गया है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि यह सिर्फ लक था। उसका दोस्त बताता है कि उनके मिडिल स्कूल फ्रेंड्स की एक रियूनियन होने वाली है और पूछता है कि उसके हिसाब से इसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। वह पूछता है क्या यह जाकन है। लड़की हैरान होकर पूछती है कि उसने कैसे गेस किया। चू चिंग कहता है कि जाकन को हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहना पसंद है। लिन युआन पूछती है कि क्या वह भी आएगा, वरना यह बहुत बोरिंग होगा। लड़का पूछता है कि यह कब होगा। लड़की कहती है कि कल रात वह उसे कॉल करेगी। फिर वह उसके गाल को हल्का सा पीच करती है। जाते जाते वह कहती है कि हर बार जब वह चू सिंह को देखती है वह और भी बेहतर लगता है। नो वंडर टैंग जेन उसे लेकर इतना सीरियस रहता है। लिन युआन क्लासरूम छोड़कर चली जाती है। चू चिंग सोचता है कि आखिर कब से वह लड़की उसे इस तरह टीज करने लगी। उसका ब्लू हेयर दोस्त पूछता है कि वह पीच हेयर्ड लड़की के इतना क्लोज क्यों है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि वे एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल में क्लासमेट्स थे। दूसरा लड़का एक्साइट होकर कहता है कि लिन युआन उसकी गॉडेस है और उसे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। ब्राउन हेयर्ड लड़का पूछता है कि उसने उसे वहीं क्यों नहीं मांगा। वह कहता है कि वह कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर चू चिंग उसके साथ एक दिन भी बिता ले तो वह खुशी से मर जाएगा। चू चिंग क्लासरूम छोड़ता है, कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है। एक पर्पल हेयर्ड लड़की अपनी क्लास में बैठकर किताब पढ़ रही होती है। प्रोटैगनिस्ट उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वह होमवर्क कर रही है। लड़की सिर उठाकर उसका चेहरा देखती है और उसकी टास्क की मुश्किल के बारे में बताती है। ब्लश करते हुए लड़का कहता है कि वह उसे सिखा सकता है क्योंकि वही सवाल उसने पहले ही सॉल्व किया था। चिंग उसे अपना मेथड समझाता है और आसपास के लोग देखते रहते हैं। पर्पल हेयर्ड लड़की उसकी टेक्निक से सवाल समझ जाती है। तभी वहां हलचल मच जाती है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह सही टाइम नहीं है। वह खड़ा होता है, लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे उससे कुछ कहना है। अब दोनों स्कूल के ओपन कोर्ट में होते हैं। चू चिंग उसके हाथ में कुछ रखता है और कहता है कि इसे अपनी सेफ्टी के लिए यूज करना। लड़की उस नेकलेस को देखती है और समझ जाती है कि यह पेंडेंट आसानी से मिलने वाला नहीं है। वह उसे वापस करते हुए कहती है कि वह इतना महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ब्राउन हेयर्ड लड़का कहता है कि यह उसे सेफ रखेगा और उसे ट्रस्ट करने को कहता है। लड़की इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। बाद में प्रोटैगनिस्ट दूसरी क्लास में होता है। वह सोचता है कि घर जाने से पहले उसे कम से कम 10 अम्यूलेट बनाने होंगे। डेस्क के नीचे हाथ रखकर वह लगातार मैजिकल आर्टिफैक्ट्स क्राफ्ट करता रहता है। क्लास खत्म होती है और वह अपना सामान समेट लेता है। वह सोचता है कि आज रात उसे इचचेनिश से भी मिलना है ताकि जान सके कि वह अपनी फैमिली को कितना ऑफर कर सकता है। तभी कोई उसके कंधे को छूता है। यह उसका ब्लू हेयर दोस्त होता है जो पूछता है कि क्या वे आज रात बाहर जा रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वह जगह कहाँ है, तो उसका कलीग बताता है कि वह एक बहुत ही खूबसूरत और एक्साइटिंग प्लेस है। चू चिंग कमरे से बाहर निकलते हुए कहता है कि इस बार वह नहीं जा सकता। तभी चीनी उसे कसकर हग कर लेती है और कहती है
कि आखिरकार वह आ ही गया। उसी पल डार्क हेयर्ड लड़की नोटिस करती है कि उसके शरीर से किसी और औरत की खुशबू आ रही है। वह पूछती है कि क्या वह किसी को अट्रैक्ट कर रहा है। चूचिंग बात टालते हुए कहता है कि इसे भूल जाओ। फिर वह उसे वह नेकलेस दिखाता है जो उसने उसके लिए बनाया था और कहता है कि इसके लिए उसे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। चेनी उस मटेरियल को ध्यान से देख ही रही होती है कि तभी एक सफेद ऑब्जेक्ट हवा में तेजी से उड़ता हुआ उसकी तरफ आता है। लड़की चौंक जाती है और तुरंत अपना अम्यूलेट उठाती है जिससे हवा में एक पर्पल शील्ड कंज्योर हो जाती है। चूचिंग उसके पास आता है और बताता है कि यह नेकलेस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा जब भी वह खतरे में होगी। लड़की खुश हो जाती है और अचानक उसे बेड पर धक्का देते हुए कहती है कि यह सच में बहुत कूल है। वह कहती है कि सिर्फ यह देने के बाद वह उससे दूर भाग नहीं सकता और अगर उसे पता चला कि वह किसी और के साथ है तो वह उसे हर्ट कर देगी। लड़का उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे बेड पर लेटाता है और बताता है कि उसे जाना होगा लेकिन कुछ दिनों में वह वापस आएगा। हाउ के अपार्टमेंट में चूचिंग एंटर करता है और नोटिस करता है कि दरवाजा लॉक नहीं है। उसकी छोटी बहन सोफे पर सो रही होती है। जैसे ही वह पास जाता है उसे लगता है कि वह रो रही है, शायद कोई बुरा सपना देख रही है। छोटी पिंक हेयर्ड लड़की जाग जाती है और अपने भाई को हक करते हुए कहती है कि उसने फिर से अपनी माँ का सपना देखा और वह नहीं चाहती कि उसकी माँ या पिता उसे छोड़ दे। चूकिंग की बहन पूछती है कि क्या वह भी एक दिन उसे छोड़कर चला जाएगा। लड़का सोचता है कि शायद किसी दिन उसे फिर से किसी और वर्ल्ड में लौटना पड़े लेकिन वह उसके बाल सहलाते हुए कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। लड़की बोलती है कि बेहतर है वह ऐसी हिम्मत भी न करे वरना वह उसे काट लेगी। लड़की अपने भाई पर कूद जाती है और शेन हुआ गहरी नींद में सोई रहती है। चूचिंग सोचता है कि वीकेंड होने की वजह से उसे घर लौट जाना चाहिए क्योंकि उसके पिता को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसने रात वहां नहीं बिताई। जैसे ही वह अपना फोन उठाता है गलती से माउस क्लिक हो जाता है। वह सोचता है कि उसके कंप्यूटर पर क्या खुला है और देखता है कि यह एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स फैमिली की जानकारी है। वह अपनी बहन की तरफ देखता है और सोचता है कि उसी ने उसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद की थी। आखिर में वह उसके पास एक प्रोटेक्टिव अम्यूलेट रखता है और उसे किस करके निकल जाता है। सड़क पर चलते हुए वह अपने पिता का कॉल उठाता है। पिता पूछते हैं कि वह कहाँ है और धमकी देते हैं कि उसकी मां को उसे लेने भेज देंगे। चूचिंग कहता है कि वह शॉपिंग सेंटर के पास है। तभी एक कार रुकती है और उसे अंदर बैठने को कहा जाता है। प्रोटैगनिस्ट कमेंट करता है कि उसकी मां कितनी जल्दी आ गई और वह कहती है कि वह पास ही थी। फिर वह नोटिस करती है कि उसके बेटे से किसी औरत की खुशबू आ रही है। ब्राउन हेयर्ड लड़का कहता है कि वह अपने कलीग्स के साथ एक पार्टी में था और वहां बहुत लोग थे। वह मन ही मन सोचता है कि औरतें इन बातों को कितनी जल्दी पकड़ लेती हैं। उसकी माँ सिगरेट का पैकेट निकालती है और उसे वार्न करती है कि उसे किसी औरत के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। चू कहता है कि उसे पता है और पूछता है कि क्या उसने स्मोकिंग छोड़ नहीं दी थी। वह बहाना बनाती है कि वह सिर्फ उसकी स्मेल छुपाने के लिए ऐसा कर रही है ताकि उसके पिता से सजा न मिले। प्रोटैगनिस्ट अपनी नाक दबाता है और उसे थैंक यू कहता है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। चूचिंग देखता है कि एक मैजिकल अम्यूलेट ये फैमिली को 12 लाख में बिक चुका है। वह सोचता है कि फेयरी वर्ल्ड की नॉलेज से वह आसानी से रिच बन सकता है और अब उसे इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज बनानी होगी। शायद उसकी जिंदगी का बड़ा बिजनेस अब पास आ रहा है। घर पहुंचकर उसके पिता कहते हैं कि अगर उसकी मां फिर से स्मोकिंग शुरू करे तो उसे जरूर बताना। चूचिंग मैसेज में जवाब देता है कि वह अपने पिता की साइड में है। चूचिंग जे से पूछता है कि क्या वह फ्री है ताकि वह उसे कुछ डिलीवर कर सके। सामने से जवाब आता है कि अभी भी हो सकता है। एक रेस्टोरेंट में दोनों दोस्त मिलते हैं। जो अम्यूलेट को हाथ में लेकर देखता है और कहता है कि यह फैंटास्टिक है, कम से कम 10 मिलियन का होगा। ब्राउन हेयर्ड लड़का कहता है कि उसे पहले से पता है कि यह क्या है, इसलिए वह खुद को समझाने में थकाए नहीं। उसका साथी नोटिस करता है कि लगता है चूचिंग ने उसके बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया था। वह वाइन का ग्लास उठाता है। व्हाइट हेयर्ड आदमी अपना मग टेबल पर रखकर कहता है कि यह पहली बार है जब कोई सच में उसका दोस्त बनना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि ऐसा क्यों। वह बताता है कि वह बचपन से अपने पिता के साथ बड़ा हुआ लेकिन किशोरावस्था में पता चला कि उसकी माँ एक बहुत ही बड़ी फैमिली से थी। इसके बाद उसे एक नोबल स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहाँ स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देखते थे और एक लड़की ने तो उससे पूछ लिया था कि क्या वह लीजिटिमेट बच्चा है। वह पूछता है कि क्या चूचिंग जानता है कि हमेशा अलग महसूस करना कैसा होता है और नोबल से कभी कनेक्ट न कर पाना। चाहे उसने सालों तक कितनी भी स्किल्स ट्रेन की हों, उनके लिए वह अब भी एक आउटसाइडर ही था। चूचिंग कहता है कि उसके पास ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हैं
लेकिन वह उसके दर्द को समझने से दूर भी नहीं है। उसकी माँ भी एक बड़ी फैमिली से थी जिसने उसके पिता के साथ उसके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्हें भागकर शादी करनी पड़ी। हाल ही में उसकी माँ की फैमिली उसके पेरेंट्स पर प्रेशर डाल रही है कि चू सिंग की शादी एक ओवरवेट लड़की से करा दी जाए जिसका वजन 90 किलो से भी ज्यादा है। यह सुनकर जायू जोर से हंस पड़ता है और माफी मांगता है क्योंकि वह खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को ऐसी रिएक्शन की उम्मीद पहले से थी। व्हाइट हेयर्ड आदमी सजेस्ट करता है कि दोनों साथ में ड्रिंक करें। दोस्त टोस्ट करते हैं और जायू से उस ओवरवेट लड़की को झेलने के लिए गुड लक विश करता है। नशे में चू चिन अपने बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ता है। उसके अपार्टमेंट का दरवाजा एक शॉर्ट हेयर्ड लड़की खोलती है। जैसे ही लड़के के हाथ उसके कंधों को छूते हैं वह घबरा जाती है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत लड़की का मुंह ढक देता है और पूछता है कि क्या वह उनके पेरेंट्स को जगाना चाहती है। लड़की झुंझलाकर कहती है कि अगर वह ऐसे ही ड्रंक होकर घूमता रहा तो वह कभी शादी नहीं कर पाएगा। कुछ ही पलों बाद उसे चक्कर आने लगते हैं और वह चू किन की बाहों में गिर जाती है। अब लड़की बेड पर लेटी होती है। इस पॉइंट पर लड़का सोचता है कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वह अचानक आगे झुक जाता है और ब्राउन हेयर्ड युवक के दिमाग में आता है कि यह फीलिंग काफी सॉफ्ट और अच्छी है। तभी एक शॉर्ट हेयर्ड लड़की बोलती है कि शियाओ फांग, शर्माओ मत। चू चिंग उसके पास बैठा सोचता है कि आखिर यह शियाओ फांग कौन है। लड़की उसके और करीब आती है और उसे किस करने वाली होती है। लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट शॉक में खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वह यह सब अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। अब वह एक क्लोथिंग स्टोर में एंटर करता है। एक एम्प्लॉय उसके गुड लुक्स नोटिस करती है। चू चिंग उससे कहता है कि सारे कपड़े पैक करके उसके घर भेज दिए जाए। वह सोचता है कि अब क्लास रियूनियन के लिए कपड़े तो खरीद लिए हैं लेकिन उसे एक कार भी चाहिए। तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है। ढेर सारी ज्वेलरी पहने एक लड़का पूछता है कि क्या चू चिंग उसे पहचानता नहीं और उसे क्लासमेट कहकर बुलाता है। चू चिंग उसे पहचान लेता है। यह जौकान होता है। वह ताना मारते हुए पूछता है कि क्या वह अब भी पूरे दिन घर में ही पड़ा रहता है और क्या वह क्लास रियूनियन में आएगा। चू चिंग कन्फर्म करता है कि वह जा रहा है क्योंकि लिन युआन ने उसे पर्सनली इनवाइट किया है। यह सुनकर जौकान कहता है कि वह उसका इंतजार करेगा और गुस्से में वहां से चला जाता है। हीरो स्कूल पहुंचता है और कुछ स्टूडेंट्स उसे डिसगस्टिंग कहकर बुलाते हैं। ये उसके पुराने स्कूल डेज की मेमोरीज होती हैं। एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह देखने में तो वर्जिन लगता है लेकिन अंदर से जरूर परवर्ट होगा। हाई स्कूल में एंटर करने के बाद चू किन को रियलाइज हुआ था कि वह पूरी तरह अकेला है क्योंकि जो बोकान ने उसके बारे में झूठ फैला दिए थे। वह सोचता है कि आज रात जू को फिर से उसे बुली करने का मौका मिल जाएगा। एक सेल्स पर्सन उसे डिस्काउंटेड कार्स दिखाने के लिए बुलाता है। एक महिला उसे एक छोटी रेड स्पोर्ट्स कार दिखाती है लेकिन लड़के को वह पसंद नहीं आती। वह पूछता है कि क्या कोई ज्यादा मैस्कुलिन मॉडल नहीं है। आखिरकार चू चिन एक कार सेलेक्ट कर लेता है और सेल्स पर्सन इनवॉइस ले आती है। स्टोर के एम्प्लॉय आपस में बात करते हैं कि यह लड़का हैंडसम है और जरूर किसी रिच बैकग्राउंड से होगा क्योंकि उसकी उम्र में इतनी महंगी कार लेना आसान नहीं। चू चिंग सोचता है कि यह कितना अनफेयर है कि लोग मान लेते हैं कि वह खुद पैसा नहीं कमा सकता। पार्टी की रात वह अपनी कार से रेस्टोरेंट पहुंचता है। वही जगह है जहां वह पहले जियाओ यू के साथ खा चुका था। अंदर जाते ही वह अफरा-तफरी देखता है। गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। पर्पल हेयर्ड लड़की वहां होती है। ब्राउन हेयर्ड युवक सोचता है कि लिन युआन कहाँ है। लड़की बताती है कि उसे नहीं पता लेकिन चूकान की वह बेट हारने वाली है जिसमें उसने कहा था कि चू सिंग यूनिफॉर्म में आएगा। अब उसे सबको एक हफ्ते तक रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी पड़ेगी। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शियाओ जरूर ठीक से नहीं सोच पाया क्योंकि उसने उसे कपड़े खरीदते देखा था फिर भी बेट लगा दी। कुछ लड़के जो बोकान के साथ खड़े होते हैं और वह बहुत गुस्से में दिखता है। पर्पल हेयर्ड लड़की कहती है कि शायद जू को यकीन नहीं था कि चू सिंग कपड़े खरीद सकता है। प्रोटैगनिस्ट घूमकर अपने क्लासमेट को याद दिलाता है कि अब उसे सबके खाने का खर्च उठाना पड़ेगा जिसमें उसका भी शामिल है। तभी ज्वेलरी पहने वह लड़का अनाउंस करता है कि वह अगले एक हफ्ते का सारा खर्च उठा लेगा। सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं लेकिन जो बोकान अब भी फ्यूरियस रहता है। लड़की कहती है कि जू ने चालाकी से बाकी पॉसिबिलिटीज कम कर दी थी फिर भी यह बेट उसे महंगी पड़ने वाली है। चू चिंग सोचता है कि यह बेट उसी कलीग ने शुरू की थी और वही हार गया। सब स्टूडेंट्स ड्रिंक कर रहे होते हैं। यावा अचानक अनाउंस करता है कि वह ओलंपिक्स के लिए एक मेंस बास्केटबॉल टीम बना रहा है और पूछता है कि क्या चू सिंग ज्वाइन करेगा। चू चिंग कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर्पल हेयर्ड लड़की चिढ़कर पूछती है कि क्या इसका मतलब यह है कि वह ठीक से खेलता ही नहीं या वह समझता है कि उसे खेलना नहीं आता। वह नर्वस हो जाता है
और कुछ बोल नहीं पाता। टैन जैन कहती है कि उन्हें पर्सनल इश्यूज साइड में रखकर सिर्फ विन पर फोकस करना चाहिए। जो बुकान कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे चूचिंग पर शक है। लड़की पूछती है कि वह क्या सोचता है। चूचिंग एक मीट का टुकड़ा उठाता है और कहता है कि उसके हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है और वह वही टुकड़ा उसे ऑफर करता है। टैन सरप्राइज होकर मुस्कुराती है और आगे झुककर उसे खा लेती है। चेन वाला लड़का इरिटेटेड एक्सप्रेशन दिखाता है। टैन पूछती है कि क्या वह बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करेगा। प्रोटैगनिस्ट एक कंडीशन पर मान जाता है कि लड़की उसे एक किस दे। वह उसे फ्रीज किस ऑफर करती है। लड़का उससे आंखें बंद करने को कहता है और उसे किस करता है। पर्पल हेयर्ड लड़की कहती है कि अगर वह कंपटीशन जीत गया तो उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। क्लासमेट्स अनाउंस करते हैं कि अगर टैन जैन ने उन्हें इनवाइट नहीं किया तो वे उसके नए बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लड़की कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चूचिंग बोलता है कि वही टैन जैन को जीतने वाला था। फिर वह सबको पास के एक शानदार रेस्टोरेंट में डेजर्ट के लिए इनवाइट करता है। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। पर्पल हेयर्ड लड़की पूछती है कि क्या वह सच में सबको इनवाइट कर सकता है। चूचिंग पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह पे नहीं कर पाएगा। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि वह उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। टैन जैन कमेंट करती है कि वह एक मैन है और शायद उसे किसी लड़की से ज्यादा कुछ और चाहिए होगा। जुकान सोचता है कि इस गैदरिंग का प्रोटैगनिस्ट उसे होना चाहिए था। सब स्टूडेंट्स डेजर्ट खाने रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। टैन जैन कहती है कि फूड बहुत डिलीशियस है। जो बुकान नोटिस करता है कि लियो आ रही है और पूछता है कि क्या उसका काम खत्म हो गया। लड़की कहती है कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था, इसलिए वह पहले नहीं आ पाई और बिना ज्यादा ध्यान दिए सीधे चूसिंग के पास चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे इंतजार करवाना रूड था। लियो समझाती है कि कंपनी ने उसे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फोर्स किया था। लड़का पूछता है कि क्या वह डेब्यू के लिए रेडी है। एक स्टूडेंट कहता है कि आज पियानिस्ट नहीं आया तो जुकान उनके लिए प्ले कर सकता है। वह बताता है कि उसने पियानो में लेवल 6 क्लियर कर लिया है और कहता है कि अगर लियो डांस भी दिखा दे तो और मजा आएगा। लड़की कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह अपना डांस अपने बेस्ट फ्रेंड को डेडिकेट करती है पर चूचिंग की तरफ हाथ बढ़ाती है। स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट कितना खुश लग रहा है और कुछ लड़कियां मदद करने का डिसीजन लेती हैं, भले ही उनके पास आर्टिस्टिक टैलेंट न हो। दूसरी तरफ जो बुकान गुस्से में पियानो बजाने लगता है और उसी वक्त लियो डांस करती है। ब्राउन हेयर्ड युवक कमेंट करता है कि लड़का पियानो बहुत ही कमाल का बजाता है। टैन जैन पूछती है कि क्या उसे डांस इससे बेहतर नहीं लग रहा। चूचिंग हल्की मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या वह जलस रही है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि वह लड़की खास तौर पर उसी के लिए डांस कर रही है, इसलिए उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। दूर से पियानिस्ट यह सीन देखता रहता है और उसे जबरदस्त गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि प्रोटैगनिस्ट उसके परफॉर्मेंस को इग्नोर करके दूसरी लड़की से बात कर रहा है, जो उसके ऑनर का इंसल्ट है। वह गुस्से में कीज पर हाथ मारता है और खड़ा हो जाता है। जुकान पूछता है कि क्या चूचिंग को रिस्पेक्ट का मतलब नहीं पता। प्रोटैगनिस्ट शांत लेकिन शार्प आवाज में कहता है कि वह सुने या न सुने यह उसकी अपनी चॉइस है, इसलिए बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए। पियानिस्ट कहता है कि उसे लीन के डांस पर ध्यान देना चाहिए, न कि उस पर। चूचिंग खड़ा होता है, अपने ग्लास की बची हुई वाइन एक ही बार में पी जाता है। पीच हेयर्ड लड़की मुस्कुराती है और हल्का सा झुककर वो करती है। जुकान ताना मारता है कि चूचिंग गरीब है और परफॉर्मेंस देखने के रूल्स नहीं जानता। प्रोटैगनिस्ट ठंडे अंदाज में कहता है कि म्यूजिक अच्छा नहीं है और वह उससे बेहतर ट्यून विसल कर देता है। फिर वह कहता है कि अगर वह ऐसा पियानो बजाता तो खुद अपने हाथों से अलविदा कह देता। पियानिस्ट गुस्से में चिल्लाता है और अपने कलीग से घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहता है। चूचिंग की आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है और वह कहता है कि पियानिस्ट अपने हाथों को अलविदा कह सकता है। जुकान शॉक में आ जाता है। अगले ही पल प्रोटैगनिस्ट विसल करना शुरू करता है। उसकी धुन सुनकर वहां मौजूद हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। कुछ लड़कियां उस सॉन्ग को पहचान लेती हैं। चेन पहने लड़के को ऐसा लगता है जैसे वह फूलों के मैदान में खड़ा हो। उसी वक्त हीरो को याद आता है कि यह वही ट्रू सॉन्ग ऑफ द गॉस है जो उसने अपनी पिछली लाइफ में हासिल किया था। कुछ क्लासमेट्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत धुन सुनी है और अब जो बोकान पूरी तरह डूम्ड है। जो बोकान चूचिंग की मैलिशियस नजर देखकर कांपने लगता है। उसे लगता है जैसे उसके सामने उसके दुश्मन की शैडो उभर रही हो। तभी एक हाथ उसके सामने आ जाता है। यह लिन युआन होती है जो अपने क्लासमेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्या वह चाहती है कि वह शियाओ को माफ कर दे। लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है। टैन जैन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि पियानिस्ट को डराना बंद करे वरना बड़ी ट्रबल हो सकती है। ब्राउन हेयर्ड युवक सोचता है
कि हेवनली म्यूजिक की वजह से वह अपने हेज में बह गया था और भूल गया था कि वह अभी स्वर्ग में नहीं है। वह डेजर्ट नाइफ उठाता है और उसे जुकान की तरफ पॉइंट करता है। जुकान घबराकर पूछता है कि वह क्या कर रहा है। शैडो में कई ब्लाइंडिंग मूव्स होते हैं। कुछ ही सेकंड बाद पता चलता है कि ये अटैक्स पियानिस्ट को ऑफलाइन करने के लिए नहीं बल्कि उसके बाल काटने के लिए थे। जुकान अपने सिर को छूता है और पास गिरती हुई नाइफ देखकर पूरी तरह डर जाता है। चू चिंग कहता है कि अब वह इंसान नहीं रहा जिसे लोग बुली किया करते थे और उसे उम्मीद है कि उसका क्लासमेट यह बात याद रखेगा। टेन जैन पूछती है कि क्या वह कुछ ज्यादा हार्श नहीं हो गया। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि भले ही जिया गिड़गिड़ाता वह फिर भी उसे छोड़ता नहीं और यह भी जोड़ता है कि वह सिर्फ अपने पेरेंट्स के सामने ही झुकता है। फिर वह जुकान को वहां से निकल जाने का ऑर्डर देता है क्योंकि वह उसे दोबारा कभी देखना नहीं चाहता। चेन वाला लड़का टेंशन भरे माहौल में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद चू चिंग कहता है कि उन्हें एक इरिटेटिंग इंसान के जाने की खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। क्लासमेट्स फिर से पार्टी में बिजी हो जाते हैं। टेन जैन कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब उसे और भी मुश्किल से समझ आने लगा है। चू चिंग उसे बताता है कि बहुत जल्द वह जान जाएगी कि वह असल में है कौन। वह अपनी कार से घर की तरफ ड्राइव करता है और सोचता है कि बियर की स्मेल के साथ घर कैसे जाएगा। उसकी बहन का कॉल आता है। वह कहता है कि आज रात वह घर नहीं आ पाएगा और उससे कहता है कि पेरेंट्स के लिए कोई एक्सक्यूज बना दे। लड़की पहले मना कर देती है लेकिन जब वह कहता है कि वह उसे पे करेगा तो वह मान जाती है। चू चिंग अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट की तरफ जाता है सोचते हुए कि हाउ हुआ शायद जाग रही होगी, लेकिन अंदर एंटर करते ही वह शॉक में आ जाता है। एक आदमी उसकी गर्लफ्रेंड की कलाई पकड़े खड़ा होता है। वह आदमी उम्रदराज दिखता है। वह गुस्से में पूछता है कि अभी जो लड़का अंदर आया है वह कौन है। प्रोटैगनिस्ट ठंडे लहजे में जवाब देता है कि यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है और पूछता है कि वह आदमी कौन है। वह आदमी फिर से उसकी पहचान पूछता है और फिर रिवील करता है कि वह लड़की का पिता है। वह सीधे पूछता है कि क्या लड़का उसकी 3 मिलियन की देनदारी चुका सकता है। पिंक हेयर्ड लड़की गुस्से में खुद का बचाव करती है और कहती है कि यह कर्ज उसके पिता की जुए की वजह से है। उसका पिता बेरहमी से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह उसकी बेटी है, इसलिए उसे ही पे करना होगा। लड़की गुस्से में पूछती है कि वह इतनी बड़ी रकम कहां से लाए। वह अपना कार्ड उसके चेहरे पर फेंकते हुए उससे जाने को कहती है। आदमी हंसते हुए कहता है कि यह पैसा काफी नहीं है और बाकी वह उसके बॉयफ्रेंड से लेकर। हाउ हुआ कहती है कि चू चिंग के पास पैसे नहीं हैं क्योंकि वह सिर्फ एक स्टूडेंट है। आदमी ताना मारता है कि उसकी बेटी जानबूझकर एक स्टूडेंट को डेट कर रही है। लड़की पलटकर कहती है कि अगर वह अमीर होता तो शायद उसे नोटिस भी नहीं करता। उसका पिता उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वह उसके लिए बहुत पैसे वाला आदमी ढूंढ देगा और जब तक वह लीगल उम्र का है बाकी कुछ मायने नहीं रखता। फिर वह घटिया अंदाज में कहता है कि उसकी बेटी को बस अमीर लोगों को खुश करना होगा।